गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्या? इंटरनल सिक्योरिटी। तो हेडिंग डाल लीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, मजेदार और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है, क्या है, इस पर मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, चार पांच पांच चीजें करनी है। यू नीड टू रीड योर सिलेबस। रीड सिलेबस। यू नीड टू रीड योर सिलेबस फर्स्ट। पता होना चाहिए कि क्या है इसका सिलेबस। और जब इसका आपको सिलेबस पता होगा तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना है। पहले आपको सिलेबस पढ़ लेना है पूरा। क्या है, सिलेबस बहुत सारा है। मैं उस पूरे सिलेबस को 5 पॉइंट में कन्वर्ट कर दूंगा। 5 पॉइंट का मतलब 5 टॉपिक बना दूंगा। काफी सारे सिलेबस में, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, तो छोटा सब्जेक्ट ही छोटा है, तो बड़ा सिलेबस है वैसे ही नहीं है बड़ा सिलेबस। लेकिन उस पूरे सिलेबस को हम 5 टॉपिक में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसे जैसे नॉर्मली हम सब सब्जेक्ट्स में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के सिलेबस को उठाओ और पॉइंट वाइज आप शुरू करो, नहीं, यहां पर हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स्ड हैं, मिली जुली हैं। एक ऊपर वाले टॉपिक का लिंक नीचे वाले से, नीचे वाले का ऊपर वाले से है। तो हम क्या करेंगे कि एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरीके से मिक्स करके बना देंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला क्या काम करना होता है, इसमें सिलेबस को पढ़ना होता है। दूसरा, आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना होता है। और तीसरी चीज जो है, आपके पास कंसाइज नोट्स होने चाहिए, साइज नोट्स। ठीक है, नोट्स कंसाइज क्यों होने चाहिए? क्योंकि भाई रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे, और यकीन मत करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, हम जो बातें करेंगे अगले 10 दिन, उन 10 दिनों में ऐसी शायद ही कोई बात होगी जो आप नहीं जानते होंगे। बस मेरा काम क्या है कि आप बहुत सारी जो बातें जानते हैं उनमें से वो बातें निकाल देना जो इस सब्जेक्ट की हैं, इस सब्जेक्ट की बातें हैं। ठीक है, सारी बातें आप लगभग लगभग जानते ही होंगे, या जानते नहीं होंगे तो आइडिया तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना है इसमें? इसके अलावा इसमें आपको करंट ऑन, इसीलिए मैंने कहा कि सब आप जानते होंगे, ये सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है। इस सब्जेक्ट को जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बेसिकली थोड़ा हिस्ट्री, क्योंकि कोई भी परेशानी पीछे से ही शुरू होती है। और हम बात करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, आंतरिक सुरक्षा की। क्या है आंतरिक सुरक्षा, बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा सा इंटरनल इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, तो थोड़ा थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो कहने का मतलब वो सारी बातें हैं जो बचपन से लेकर अभी तक आप सुनते आए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप पढ़ते आए हैं, वो सारी चीजें हैं जो वो हम इसमें यूज करेंगे। बस इसीलिए मैंने कहा कि सब आपको पहले से पता है। जो भी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो इसके लिए एक बेस का काम करते हैं, है ना। और यहां पर छोटी छोटी सी चीजें, या मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पर, ये है करंट अफेयर। क्यों फोकस ऑन करंट अफेयर लिखा? क्योंकि क्वेश्चन है जो, ये हम करंट अफेयर के थ्रू प्रिडिक्ट कर लेते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, और चौथा पॉइंट आपको क्या करना है, पांचवा पॉइंट, आपको आंसर राइटिंग पर फोकस करना है। आंसर राइटिंग बेस्ड ऑन PYQ।
आंसर राइटिंग बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू पर बेस्ड आंसर राइटिंग है जो वो आपको करना हो। तो ये चार चीजें हैं बेटा जो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, मेन बात क्या है, सिलेबस बहुत कुछ है, बहुत बड़ा, बहुत चीजें होती हैं, आप लोग अंदाज नहीं लगा पाते कि क्या सिलेबस है, आप या कोई भी। तो वी शुड मेक अवर बाउंड्रीज। ठीक है, मेक अवर बाउंड्रीज एंड स्टिक टू इट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लग रहा होगा कि सर ये तो बात है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं चलेगा भावनाओं में कहाँ बह जाओगे। ना पढ़ाते पढ़ाते पता चलेगा, तो पढ़ाते पढ़ाते तो मैं जानबूझ के भी बहूंगा, क्योंकि आपको बताना ही है, चारों तरफ की इंफॉर्मेशन को खींच करके ला करके आपको एक जगह पर डंप कर देना है। ठीक है, तो बस पढ़ाते पढ़ाते तो मैं बहूंगा ही बहूंगा, लेकिन आप लिखते लिखते ना बह जाओ। इसलिए आपको इतना लिखने की शैली में, लिखने में, आंसर राइटिंग में, अगर आप ये समझ गए हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आपने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया कि जितना पूछा उतना लिख दिया, बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। कौन बताएगा? आंसर राइटिंग बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां से आपको ये रहेगा, और लगभग लगभग मैं कह सकता हूं कि अप्रॉक्स, अप्रॉक्स, सुन रहे हो टीना? अप्रॉक्स 4 क्वेश्चंस हैं जो वो यहां से आ जाते हैं। 4 क्वेश्चंस यहां से आ जाएंगे। इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, नीचे लटकता हुआ फल है, जाके फटाक से लपक लो, आपकी पकड़ में है ये सब्जेक्ट। और इसलिए वो स्टूडेंट्स जो पूरी साल क्या पढ़, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूरी साल क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, और थोड़ा सा और जागरूक टाइप का है तो साइंस पढ़ लेगा। बस ये 5, बाकी सब छोड़ देते हैं। लेकिन हमें क्या फोकस करना, हमें तो भैया नंबर, हमें पास होने से मतलब है, कि ज्ञाता बनने से मतलब है। पीएचडी थोड़ी ना करनी है, मास्टर थोड़ी बनना है। हमको क्या बनना है? आईएएस बनना है। तो आईएएस बनने के लिए मार्क्स लाने होंगे। तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स पर पकड़ ज्यादा होनी चाहिए? पकड़ होनी चाहिए आपकी उन सब्जेक्ट्स पर। अच्छा, ये सब्जेक्ट्स की परेशानी क्या है? इन सब्जेक्ट की परेशानी है कि वो जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताया उनका बैकग्राउंड यूज होता है इन सब में, इसलिए पहले वो आपको नॉलेज उसकी होनी चाहिए। अदरवाइज फिर क्या है, कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा, आप, ये फील होता है कि इसका बैकग्राउंड नहीं पता, उसका वो नहीं पता, तो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें जितनी आपको जरूरत है उतनी मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, लगभग 4 क्वेश्चन है जो आते हैं। मैं लगभग कहूं या कह दूं कि फिक्स ही है, क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं कि 4 ही क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। और इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि सर 50 मार्क्स आपके यहाँ से कहीं नहीं गए। 50 मार्क्स की प्रिपरेशन आपने कर डाली, है ना? तो छोटे छोटे पोर्शन, सोसाइटी छोटा पोर्शन, गवर्नेंस छोटा पोर्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट छोटा पोर्शन, इंटरनल सिक्योरिटी, छोटे छोटे जो पोर्शन है, अगर हम इनको पकड़ के सर 300-400 नंबर यहीं से निकाल लें, तो कितनी आसान हो जाएगी पढ़ाई। 90% स्टूडेंट्स फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इनको इग्नोर करके बड़े सब्जेक्ट्स में करते हैं, और बड़े सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, और वो भी सॉल्व हो नहीं पाते, क्योंकि पूरे में से पूरे तो आते नहीं है नंबर। नंबर तो आधे ही आएंगे, आधे आएंगे तो टॉप कर जाओगे। मतलब अगर कोई 50% स्कोर करता है तो वो टॉपर के मार्क्स होते हैं। वो नॉर्मल पास होने वाले स्टूडेंट के नहीं होते, टॉपर के मार्क्स होते हैं 50%। ये कॉलेज एग्जाम नहीं है, है ना? आप लोग कॉलेज जा गए हैं? कॉलेज, कॉलेज किया है ना? हम्म। जिसने कॉलेज नहीं किया है, ये भी मैं बता दूं, कॉलेज है चल रहा है, हाँ, मतलब कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो ना? बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज ही नहीं जाते, कभी कॉलेज नहीं करते, कि कॉलेज करना ही नहीं है हमें। क्यों कॉलेज करना है? प्राइवेट से यहाँ वहाँ से फॉर्म भर के कर लेंगे, क्यों करना है? वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं इस चीज को। क्योंकि कॉलेज में पास होने के लिए आप क्या है, लिखना लिखना पड़ता है, पन्ना भरना होता है। एटलीस्ट लिखना तो आ जाता है। और जिसने कॉलेज, जो कॉलेज ही नहीं गया, वो उसकी वो पूरे टाइम इसी से जूझता रहता है। इसलिए कॉलेज टाइम पे कॉलेज को एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हम एक ही चीज करेंगे बाकी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन होते हैं, और ये पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल है, पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल है। तो जैसे मैं पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल कह रहा हूं, तो जैसे मैं आज बताऊं आपसे, मैंने तो अभी पढ़ाया भी नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है,
लेकिन मैं चारों क्वेश्चन बता सकता हूँ कि कहाँ से आ रहे आने वाले हैं, कौन कौन से चार क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं। आप बता सकते हैं? बता सकते हैं आप भी। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप बता सकते हैं कौन से चार क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि वो चार बताता हूँ अभी। एक क्वेश्चन आएगा LWE से। LWE क्या है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब नक्सलवाद। एक सवाल वहां से आएगा। क्यों आएगा? सर अभी हाल ही की घटना है, होम मिनिस्टर ने कहा था कि 2 साल में इसको खत्म कर देंगे, और उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं इसको। करंट में चल रहा है। नक्सलवाद हमेशा चलता है, हर साल चलता है, ठीक है। इस बार भी आएगा। देख लेना पेपर खोल के। आप तो दोगे नहीं इस बार का पेपर, लेकिन पेपर खोल के देखना, आएगा। दूसरा सवाल कहाँ से आएगा? सर पाकिस्तान, चाइना, ये सब क्या है कि, और इसराइल और ये सब क्या, लड़ाई वड़ाई बहुत चल रही है आजकल। तो इसकी वजह से बॉर्डर हमारे काफी असुरक्षित हो गए हैं। तो क्योंकि बेटा बॉर्डर असुरक्षित हो गए हैं, तो एक क्वेश्चन बॉर्डर मैनेजमेंट से आएगा। बॉर्डर मैनेजमेंट। क्योंकि आजकल बॉर्डर को लेकर के काफी ज्यादा दिक्कत, रशिया ने कब्जा लिया क्रीमिया को, है ना। रशिया ने यूक्रेन के काफी हिस्से को कब्जा लिया, तो जिसको जहां मौका मिल रहा है वो उसको कब्जा कर रहा है। तो समय बदल रहा है, तो यानी कि बॉर्डर मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन कहां से आएगा? सर एआई बहुत आ गया है। एआई बहुत आ गया है, और एआई के आने की वजह से हुआ क्या है, अपराध बहुत बढ़ गए हैं। और अपराध जो बढ़ गए हैं अंदर, फ्रॉड होने लगे हैं, डिजिटल अरेस्ट होने लगे हैं, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स, तो यानी कि एक साइबर क्राइम से आएगा। एक क्वेश्चन आएगा साइबर क्राइम से, ठीक है। और जो चौथा सवाल है वो कहां से आएगा? जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कहां से आएगा भाई? फोर्थ क्वेश्चन कहां से आएगा? फोर्थ क्वेश्चन है जो, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है आज के समय में कोई भी घटना जो हो रही है, वो अंदर के जो लोग जब तक, अंदर के लोग जब तक सपोर्ट नहीं करते, कोई भी टेररिज्म हुआ, कोई भी आतंकवाद हुआ, तो लोग सपोर्ट जब तक नहीं करते तब तक हो नहीं पाता वो, ठीक है। तब तक वो हो नहीं पाता। और इस वजह से, क्योंकि तब तक वो हो नहीं पाता, तो इसकी वजह से अंदर के लोगों का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा, मतलब कि अगर कोई आतंकवादी आ रहा है, कसाब आया, 26/11 कर गया, कहां से आई बंदूक उसके पास? अंदर के लोगों का सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है। लेकिन अंदर के लोगों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा, तब तक कोई अंदर घुस कैसे आएगा? कहीं ना कुछ पाकिस्तान तो कोशिश हमेशा करता है घुसा दूं सबको, लेकिन जब तक अंदर के आदमी के साथ जब तक सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। या हफ्ता वसूली और ये सब आप पढ़ेंगे अभी। तो एक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्या, संगठित अपराध। चौथा क्वेश्चन जो इस बार आने वाला है वो है संगठित अपराध से। तो यहां से मैं आज ही, मतलब क्योंकि करंट अफेयर में ये चारों चल रहे हैं, तो मैं पेपर अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि चार क्वेश्चन जो इस बार आने वाले हैं आपके पेपर में, चार ही आएंगे यहाँ से। और वो चारों कौन से हैं, वो ये रहेगा चारों। और देखना ना आए यहाँ से तो, ये सर इतने श्योर कैसे हो आप प्रिडिक्ट कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि यही सिलेबस है इसका, इसलिए मैं इसको प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। मैंने कहा था इनको मैं 4-5 पॉइंट्स, सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम इनको प्रिसाइसली अगर देखते हैं, और भी 2-4 टॉपिक हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं वो यही निकल के आते हैं। और यहाँ से क्या पूछेंगे, कैसा पूछेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यही पूछेंगे वो, ठीक है। यही चार क्वेश्चंस होंगे वो जो पूछेंगे। तो इंटरनल सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना है। प्रिपरेशन हम टॉपिक वाइज करेंगे, पॉइंट वाइज नहीं करेंगे कि सिलेबस में जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखना, टॉपिक वाइज। इसके छोटे छोटे आपके नोट्स भी बना लेने हैं, ठीक है। मैं जो भी मेरे मुख से वाणी निकलेगी उस कि आपकी, अब यहां पर थोड़ा सा नेचर चेंज होगा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या है, हाथ पकड़ के लिखवाया है। अब थोड़ा सा आपका नेचर चेंज होगा, और नेचर जो चेंज होगा वो ये होगा कि जो भी आपको नहीं पता है तो चुपचाप लिख लेना, है ना। क्योंकि इस सब्जेक्ट में रायता फैला हुआ है पूरा, मुझे बटोर करके एक जगह पर इकट्ठा करके आपको दे देना है वो। क्योंकि ये सब्जेक्ट अपना, इस सब्जेक्ट का अपना कुछ नहीं, जैसे कि मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया, उसका अपना क्या है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, वो उसके है, ये वो उसका दायरा है।
इसका कोई दायरा नहीं है। क्यों? क्या है सब्जेक्ट का नाम? सर सब्जेक्ट का नाम है इंटरनल सिक्योरिटी। शब्द से क्या समझ में आ रहा है? इंटरनल मतलब अंदर की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा कहाँ? अंदर, हमारे देश के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने जैसा कहा था कि हम सिक्वेंशली चलेंगे, कि मैंने कहा था आपको सिलेबस, तो आज मैं पूरा सिलेबस ही आपको बताऊंगा क्या क्या लिखा है, और इवन मैं सिलेबस को थोड़ा खोल खोल के बताऊंगा आपको। और इस सिलेबस के दौरान ही ये पूरा सब्जेक्ट लगभग आपको समझ में आ जाएगा। पूरा सब्जेक्ट क्या, काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसका पहला पॉइंट है बच्चे, सिलेबस का जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है वो है आपका लिखो, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां पैदा करने में, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता की भूमिका। बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता की भूमिका। ठीक है, मतलब पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि चैलेंजेस अराइजेस बाय द स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है, हम्म, या ऐसे लिखो, चैलेंजेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, challenges for internal security arises by the challenges for internal security arises by the state and the non state actor। ठीक है, एक सर यहां पर मुझे इसका मतलब नहीं पता कि ये शब्द क्या है ना, नहीं पता। इसके अलावा सर एक मुझे स्टेट एक्टर ये नहीं पता। दूसरा, एक टेक्निकल शब्द सर ये भी लग रहा है कि कुछ चुनौतियों की बात कर रहे हैं, तो मतलब चौथा यहां पर ये है। सिलेबस का पहला पॉइंट है ये, सिलेबस का पहला पॉइंट है चैलेंजेस फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी अराइजेस बाय द स्टेट एक्टर एंड द नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है, शब्द हो सकता है कुछ और लिखे हो वहां पर, लेकिन पहला पॉइंट यही है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा कल, मैं नोटिफिकेशन से कुछ ले आऊंगा तो एग्जैक्ट सिलेबस भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप समझिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर यह है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि क्या क्या इसमें आएगा। तो इस टॉपिक में ये पहला टॉपिक रहेगा आपका, और इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सर आप पहले तो हमें ये बताइए कि ये इंटरनल सिक्योरिटी क्या है ना। जैसे ही मैंने कहा इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे ही मैंने कहा इंटरनल सिक्योरिटी, तो सर दो चीजें निकल के आती हैं कि सर एक तो इंटरनल सिक्योरिटी है कुछ, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी होगी। तो इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है, इंटरनल सिक्योरिटी है का मतलब क्या है? अंदर की सुरक्षा। ठीक है, अंदर की सुरक्षा मतलब कि सिक्योरिटी ऑफ, सिक्योरिटी ऑफ आवर स्टेट। जब मैं स्टेट बोल रहा हूं तो यहां पर देश को, दो देश को रेफर कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहां पर देश को रेफर कर रहा हूं। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ आवर स्टेट। अगर सर यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इंटरनल सिक्योरिटी में बाहरी सुरक्षा भी तो होगी एक कुछ, है ना। तो बाहरी सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी ऑफ आवर बॉर्डर। ठीक है, ऑफ आवर स्टेट में ऑफ आवर, सिक्योरिटी ऑफ आवर स्टेट, या ठीक है ऑफ आवर स्टेट। इसका मतलब समझो, दो चीजें हैं सर। एक, हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? हम बेसिकली पढ़ रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ऑफ आवर स्टेट की बात कर रहे हैं। मतलब मेरे देश के भीतर की सुरक्षा, मेरे देश की जो बाउंड्री है उस देश की बाउंड्री के अंदर की सुरक्षा की बात कर रहा हूं, मैं इन बॉर्डर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं अंदर, अंदर भी तो प्रॉब्लम्स है, अंदर भी तो 50 तरीके की प्रॉब्लम्स है। तो अंदर की जो प्रॉब्लम है, तो ये सब कौन डील करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसी के लिए तो बना है। और बाहर की जो ये जो आपके जो दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है
कि सर जब आप इंटरनल सिक्योरिटी बोल रहे हो तो मतलब बॉर्डर सुरक्षित भी तो होने चाहिए, लेकिन बॉर्डर की सुरक्षा रखने करने की जिम्मेदारी किसकी है? डिफेंस मिनिस्ट्री की, है ना, रक्षा मंत्रालय का काम है वो। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एमएचए का काम। एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये वाला काम किसका है? डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है। ठीक है बेटा, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है। क्लियर? तो मैंने जो यहां पर कहा कि सर इंटरनल सिक्योरिटी शब्द का मतलब क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी शब्द का मतलब हुआ सिक्योरिटी ऑफ आवर स्टेट, मतलब अंदर के वाले पार्ट की। ठीक है, इनर पार्ट ऑफ आवर स्टेट, और चाहो तो ऐसा लिख लो, सिक्योरिटी ऑफ इनर पार्ट ऑफ आवर स्टेट। इनर पार्ट तो और क्लियर रहेगा। इनर पार्ट, ठीक है, देश के भीतर की सुरक्षा। आप लिखो देश के भीतर की सुरक्षा और देश के बाहर की सुरक्षा। देश के भीतर की सुरक्षा, देश के बाहर की सुरक्षा। देश के भीतर की अगर आप बात करते हो तो किसकी जिम्मेदारी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जिम्मेदारी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जिम्मेदारी होती है। और बाहर किसकी जिम्मेदारी होती है? रक्षा मंत्रालय का काम है वो तो सर, बॉर्डर पे जो भी हो रहा है ना। राजनाथ सिंह को देखा होगा, चले जाते हैं बॉर्डर पे। कौन है राजनाथ सिंह? डिफेंस मिनिस्टर। क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, इसलिए वो इस बारे में बात करते हैं कि सर बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बॉर्डर पे। लेकिन बॉर्डर के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसका क्या? ठीक है, चलो। तो इस शब्द का मतलब मोटा मोटा जो अंदर, ये बात समझ में आई कि सर अंदर की सुरक्षा, है ना, अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, कानून व्यवस्था में प्रॉब्लम है, उस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी, अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। है ना, समझते हैं ना गृह मंत्रालय क्या होता है? मैं लिख दिया था किसी ने हमारे कॉलेज में, पूछा किसी ने, उनका सर घर मतलब बोलचाल में बोल देते होंगे उनके पेरेंट्स वगैरह कभी तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? गृह मंत्रालय, गृह मतलब हमारा घर, ठीक है, हमारा घर क्या है? भारत। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब इसमें अगर कहा जाए तो इसमें क्या है कि अपने देश की, बेसिकली इसमें काम क्या करना है? हमें अपने देश की संप्रभुता को बचा करके रखना है। हमें अपने देश की गरिमा को बचा के रखना है, संप्रभुता मतलब है। और इसके लिए हमें शांति और कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर कहें, वी नीड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, सॉवरेनिटी। वी नीड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी और लॉ एंड ऑर्डर है जो वो बना करके हमें यहां पर रखना होगा। ठीक है, अंदर की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होगा? रखना होगा। सॉवरेनिटी शब्द समझते हैं क्या है इसका मतलब? स्वायत्तता। हाँ, स्वायत्तता। मैंने उनको बोला स्वायत्तता है इसका मतलब, स्वायत्तता का मतलब क्या है? संप्रभुता, स्वायत्तता, कुछ भी कह लो, सॉवरेनिटी। कोई एक्सटर्नल दबाव नहीं है। अपना काम अपनी मर्जी से करें। नहीं समझ पाई उस बात को। ठीक है, इसलिए नहीं समझ पाई। सो- किसी भी चीज को सिंपल तरीके से बताओ। कहने का मतलब है सॉवरेनिटी, मेरा घर है, मान लो मेरा घर है, विदाउट माई परमिशन कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इफ एनीवन इज कमिंग विदाउट माई परमिशन मेरे घर के अंदर, तो मेरी सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर दिया उसने, कि मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर आ गया। ठीक है, तो अगर मैं पूरे देश की बात करूं, तो अगर मान लो ये मेरा देश है और इस देश के अंदर कोई एंट्री कर रहा है, तो क्या कोई मेरी परमिशन के बिना एंट्री कर सकता है?
नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरी परमिशन, मैं यहाँ पर जो शब्द बोल रहा हूं उसका मतलब यहाँ पर क्या है? मेरी परमिशन का मतलब कि हमारे देश में जो सुरक्षा कर रहे हैं, सरकार, जो हमने ही तो चुन के भेजा है सरकार को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही तो, हमारे पास ही तो सबसे ज्यादा ताकत है। हमने सरकार को वहां बिठाया है कि देखना मेरे घर में कोई घुसना है, चौकीदार है सरकार हमारी। ठीक है, और मेरे घर के अंदर विदाउट परमिशन कोई एंट्री नहीं कर सकता, विदाउट एनी, पर विदाउट परमिशन कोई एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां अगर कर गया तो मतलब उसने मेरी सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया, और फिर कोई आकर के एंटी सोशल आदमी आके गड़बड़ ना करे, तो ये हो गया सॉवरेनिटी को बचाना, स्वायत्त। यहां पर ये बात आपके, तो कौन करता है ये मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं? हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है। बॉर्डर मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि वहां पर भी सीएपीएफ सीआरपीएफ इन सबका रोल आता है, इसलिए। ठीक है, हमें डिफेंस में आर्मी एयरफोर्स नेवी, मतलब इसमें एक चैप्टर है बहुत, जो कि आप कह सकते हैं कि सर प्री में भी पूछा जा सकता है, वैसे ये पूरी तरीके से मेंस ओरिएंटेड है, पूरी तरीके से प्री में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। एक चैप्टर है जो कि, जिसमें सारी यूनिट्स जितनी भी बीएसएफ, आईबी, रॉ, ये सब हैं, जो वो बस आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा वहां से, तो मैं आपको बता तो भी दूंगा, दिखा तो भी दूंगा। बॉर्डर मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस एजेंसी का क्या रोल है। ठीक है, तो ये मेरी बात समझ में आई आपको कि वी नीड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड द सॉवरेनिटी, मतलब मेरे घर में कोई घुसे ना, और अंदर की कानून व्यवस्था में बना करके रखूंगा। ठीक है, तो यहां से ये बात निकल गई। तो कौन है जो कानून व्यवस्था बनाएगा, किसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाने की? पुलिस। तो पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? कानून व्यवस्था ही तो बना रही है ना? पुलिस की वैन बस खड़ी हो, देखो रेड लाइट पे आप अपने आप रुकते हो, मतलब कानून व्यवस्था मेंटेन रखना है। कानून हमने बना रखा है ना कि भाई रेड लाइट पर सबको यहाँ पर रुकना है, अगर रेड है, सिग्नल रेड है तो सबको रुकना है, लेकिन लोग नहीं रुकते, तो उसके लिए पुलिस लाठी उठाती है फिर, है ना, चालान काटती है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम किसका है? पुलिस का। और पुलिस के अलावा है और कोई है क्या? सीएपीएफ। ये दो लोग हैं, दो एजेंसी है हमारे देश में जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सीएपीएफ समझते हैं? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसके अंदर ये सब आती हैं, जिसमें आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, और आपका सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, तो ये सब सीएपीएफ, सीएपीएफ का आप लोग एग्जाम भी देंगे अभी कुछ दिनों बाद। एक एग्जाम फॉर्म निकलता है असिस्टेंट कमांडेंट का, यूपीएससी ही लेता है वो एग्जाम, असिस्टेंट कमांडेंट, शायद आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो एक फॉर्म निकलेगा अभी कुछ दिनों बाद, जब आप लोग एलिजिबल हो जाएं, तो इस फॉर्म को भी आप भरिएगा। सेम एजेंसी है, यूपीएससी ही उस एग्जाम को कंडक्ट करेगी। वहां पर आप क्या बनोगे? असिस्टेंट कमांडेंट। कहाँ पर? इनमें से किसी किसी एक फोर्स में, जो मैंने अभी नाम लिए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये सब जो नाम लिए उनमें से। ठीक है, सेम यही पैटर्न है, सेम यही सिलेबस है, उसमें बस इतना है कि प्री मेंस इकट्ठे हो जाएगा आपका। प्री का सिलेबस तो सेम ही है, प्री का क्वेश्चन पेपर का लेवल लेवल सब कुछ सेम है। ठीक है, तो जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं, देते हैं, और उनको इधर पुलिस, आर्म, आर्मी, इन सब चीज़ों में अगर रुचि है, तो वो उस फॉर्म को जरूर भरते हैं, क्योंकि उस फॉर्म को आप सिर्फ 25 साल, उसके मेंस में आपको ऐसे लिखना होगा, प्रेसी राइटिंग लिखना होगा, बस ये छोटी मोटी चीजें, तो ये आपको लिखना होगा, लेकिन मार्क्स उसमें आते हैं, और वो इकट्ठे एक ही दिन में हो जाता है। पहले प्री का पेपर हो जाएगा, शाम को सेम डे ही हो जाएगा, शाम को इकट्ठे एक ही दिन में हो जाएगा। और अगर पास हो गए, वैकेंसी कम निकलेगी, मजबूत पेपर है, सब वही वो लोग फॉर्म भरेंगे जो यूपीएससी का देंगे, बस उनकी एज अगर 25 से कम है, मतलब जब लोग तैयारी करने आते हैं, तो जो 25 तक के जो लोग हैं, वो लोग उस फॉर्म को भरते ही भरते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया एग्जाम है। बहुत बढ़िया क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सीधे डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद सीधे आप आईपीएस के बराबर की रैंक है, आईपीएस के बराबर, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट इज इक्विवेलेंट टू आईपीएस। यहाँ का आईपीएस वहाँ का असिस्टेंट कमांडेंट बराबर होते हैं, और उतनी बड़ी पोस्ट आपको एक साथ में, गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, रिटायर भी आप
उसी पद से रिटायर होते हो जिधर जो इधर आईपीएस होता है जिस तरीके से। ठीक है, तो बहुत शानदार पोस्ट है। अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग भरिएगा जरूर इस फॉर्म को। कुछ नहीं तो लोग इसलिए ही भर देते हैं कि यूपीएससी की एक प्रिपरेशन हो जाएगी, यूपीएससी के प्री की एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ओरिजिनल प्रैक्टिस। ठीक है। और उसमें फिजिकल भी होता है, लेकिन जैसे यूपीएससी में तो फिजिकल होता नहीं है, उसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है। मेडिकल तो होता ही है, मेडिकल तो सबका ही होता है, फिजिकल होता है। क्या मेडिकल, मेडिकल में चश्मा लगाना इज नॉट कि आपको आउट कर दिया गया चश्मा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कुछ अब चेंज हो गई है भाई, समय बदल गया है। 6/6 होनी चाहिए आपकी आंख। चश्मा लगा के अगर 6/6 है तो है। हाँ, चश्मा लगा के है, खत्म। हाँ हाँ, 6/9 तक अलाउड है, तो उतना उतना अलाउड होता है, 6/6 होनी चाहिए। चश्मा लगा के है तो भी बिना, किसी किसी की है कि चश्मा लगा के भी नहीं है तो प्रॉब्लम, तो रिजेक्ट करेंगे उस केस में। चश हाँ, प्रॉपर देखना चाहिए। 6/6 का मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पर, मैं यहाँ से पढ़ के, यहाँ पर मैं इस जगह से लद्दाख देख पा रहा हूँ लिखा हुआ। आप देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? चश्मा उतार के देख पा रहे हो आप? नहीं ना। तो चश्मा उतार के क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो तो इनएलिजिबल हो, लेकिन चश्मा लगा के अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है ना। पढ़ लेना उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, तो उसमें जो जो लिखा है वो देख लेना। हम्म हम्म सर्जरी करा ली होगी। हाँ, तो ठीक है, वो सब मतलब सही हो गया ना उससे। सर्जरी में क्या हुआ, सर्जरी में उसने लेंस डाल दिया, आपने बाहर लगा रखा है, आप अंदर, उसने अंदर डाल दिया, इतना ही तो अंतर हुआ बस। कुछ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। सब मतलब ये अलाउड होता है, इतना बहुत ज़्यादा दिक्कत दिक्कत वाली बात है, जैसे रेलवे वगैरह में कहते हैं ये सब चीज़ें दिक्कत देते हैं, एसएसबी वगैरह में हो जाती होंगी। फिलहाल इन बड़े एग्जाम्स में दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको वहां सरहद में जाके लड़ाई नहीं करनी है, आपको आपको वो बनानी है स्ट्रेटेजी। दंगा हो रहा है, देखा होगा ना, दंगा हो रहा होता तो अचानक से अलग टाइप के, आपको लगता है आर्मी आ गई, आर्मी 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 नहीं आ रही है, अंदर आर्मी नहीं आती है। देश के अंदर आर्मी क्यों आएगी, आर्मी का काम है बॉर्डर पे, क्योंकि आर्मी को अगर लगा दिया तो मार देंगे वो, क्योंकि उनको ट्रेनिंग कैसी दी गई है, सीधे मारने की। देश के नागरिक को मार सकते हो क्या? वो किसको मार रहे हैं? वो देश का नागरिक है क्या जिसको मार रहे हैं? और अगर वो देश के नागरिक को मार देते हैं तो क्या हो जाता है, कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो वो तो कर नहीं सकते वो काम, तो उनको तो अंदर बुला भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही अलग टाइप की है। 2 बार वार्निंग देंगे, तीसरी बार में मार देंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 बार दे देंगे, हो सकता है वो एक ही बार में मार दे। वो अलग टाइप की ट्रेनिंग है, इनकी ट्रेनिंग अलग टाइप की है। इनकी ट्रेनिंग में क्या है, मारना नहीं है, क्योंकि वो भी सिटीजन है। वो आपको मार रहा है तो उसे मतलब बचाना है, पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, और जब तक ऑर्डर्स ना हो तब तक नहीं मारना है। ठीक है। तो ये अलग, पुलिस वाला ऐसा थोड़ी ना मार देता है, पुलिस वाला किसी को गोली थोड़ी मार देता है, अगर वो एनकाउंटर भी कर रहा है तो भी उसके रूल्स हैं। पहले आप वार्न करोगे, फिर हवा में गोली चलाओगे, फिर पैर में गोली चलाओगे, फिर जाके उसको मारोगे, तब जा करके आप एनकाउंटर कर सकते हो, है ना, बड़े सारे रूल्स हैं उस चीज के। तो ये अलग टाइप की ट्रेनिंग है। तो खैर, मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, और इंटरनल, इस शब्द से थोड़ी सी पहचान हो पाई। इंटरनल सिक्योरिटी शब्द क्या है? अंदर की सुरक्षा। अंदर की सुरक्षा कैसे होगी, क्या होगी, ये सारी बात आप समझ गए सर। एक पॉइंट समझ में आया यहाँ से, इंटरनल सिक्योरिटी। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं सर। ये स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर क्या लिखा हुआ है? स्टेट एक्टर क्या होता है? स्टेट एक्टर किसको आप राज्य बोलोगे? राज्य, राज्य अभिकर्ता या अभिनेता कुछ भी लिख के आ जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। राज्य किसको बोलोगे, स्टेट किसको बोलोगे? 3 क्राइटेरिया हैं स्टेट होने के, क्या है सर? एक, बाउंड्री होनी चाहिए, है ना, कोई भी जगह होनी चाहिए तो उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया, एक बाउंड्री होनी चाहिए। दूसरी बात, पॉपुलेशन होनी चाहिए उस बाउंड्री की, उस बाउंड्री के अंदर जो भी रह रहा है उसकी अपनी एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन। और तीसरी बात, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें अगर किसी जगह पर मौजूद हैं तो वो क्या कहलाएगा? ये राज्य है, ये देश है, ठीक है। ये राज्य है, देश है जो कहलाएगा। तो मैंने कहा कि ये आपकी बाउंड्री है, ये आपका भारत देश है, ये इसकी बाउंड्री है। और ऑटोमेटिकली इस देश के अंदर जो भी रह रहे होंगे, जो भी रह रहे होंगे वो
भारतीय नागरिक बन जाएंगे, वो भारतीय नागरिक होंगे, है ना। यहाँ की अपनी एक पॉपुलेशन है। आप किसी को भी सपोर्ट करते रहो, हमारे देश में अगर आप रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक हो, तभी आप रह पा रहे हो, है ना। वरना आप कैसे रह पाओगे, रह ही नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि आप कुछ दिन के लिए घूमने घामने आए हो तो हमारे मेहमान हो, लेकिन हम हमारी परमिशन के बिना आए हो क्या? हमारी परमिशन के बिना नहीं आए होगे, है ना। क्या कोई आदमी है देश के अंदर जो मौजूद है और वो भारत की पॉपुलेशन नहीं है, भारत की पॉपुलेशन नहीं कहलाएगा? क्या है वो कोई आदमी? बताओ। भारत देश के अंदर है और भारत की पॉपुलेशन नहीं है, ऐसा है क्या कोई? नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो मेहमान हो गए, मेहमान है, ठीक है। इसीलिए तीसरा क्राइटेरिया रखा है, सॉवरेनिटी। ये एक क्राइटेरिया है कि मेरे देश के अंदर मेरी परमिशन के बिना नहीं आने चाहिए। अगर आप आए भी हो तो मेरी परमिशन के साथ आए। जो ट्रैवलर आए हैं, घूमने वाले आए हैं, मेहमान आए हैं, है ना, जो भी है, कोई दूसरे देश का नागरिक है, भारत घूमने आया तो हमारी परमिशन लेके आया ना। परमिशन क्या, व्हाट इज दिस परमिशन? पासपोर्ट सुना है? पासपोर्ट, वीजा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीजा? क्या होता है पासपोर्ट और क्या होता है वीजा? पासपोर्ट परमिशन होती है। क्या? तो मतलब जो सामने वाले मतलब कंट्री के लोग हैं, मतलब वो बताएंगे कि हाँ मतलब कि एलिजिबल है ये तो इतने टाइम के लिए आना है तो कुछ है। कुछ ऐसे ही क्या है, पासपोर्ट वीजा। पासपोर्ट है आपके पास, आइडेंटिटी है पासपोर्ट बस। कहाँ आधार कार्ड की तरह यूज करते हो उसको आजकल? मैंने तो किया है खैर, आधार कार्ड की तरह भी उसको यूज। हमारे टाइम पे आधार कार्ड बना ही नहीं था, तो बाकी सब चीज़ों को बहुत सारे रिजेक्शन मिल जाते थे। ड्राइविंग लाइसेंस लगाओ तो रिजेक्ट कर देते थे, कभी वो पैन कार्ड लगाओ तो कई बार रिजेक्ट कर देते थे। पासपोर्ट को कभी रिजेक्ट नहीं करते थे, तो हम पासपोर्ट ही लगा देते थे। तो हम तो उसको आईडी की तरह हमने तो यूज़ किया है, वो आईडी है भी एक तरीके से कहा जाए तो। लेकिन उसका उद्देश्य वो नहीं है, वो बना किसके लिए है? पासपोर्ट का मतलब है भारत देश की अथॉरिटी ने चेक किया कि खुशबू दंडौतिया या खुशबू कटारिया क्या है, कि बाहर जाने के लायक है या नहीं है। तो पासपोर्ट ऐसे नहीं बनता है, पासपोर्ट में वेरिफिकेशन होता है। गए हो पासपोर्ट बनवाने कभी, है ना? कितनी बार वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वाला भी आता है, ठीक है। अब वो जमाना चला गया है कि अंडर द टेबल सर 1000, अब नहीं बनता 1000 में। अब अब आपको सही में वेरिफिकेशन अब अगर आप 1000 दे भी रहे हो तो वो सिर्फ स्पीड अप के लिए दे रहे हो कि सर जल्दी करवा देना थोड़ा, है ना। लेकिन आप गड़बड़ हो तो 1000 दे करके नहीं बनवा सकते। पहले बन जाता था 1000 दे के, गड़बड़ गड़बड़ में भी बन जाता था। पहले तो वेरिफिकेशन ही नहीं होता था ठीक से, अब नहीं होता। तो पासपोर्ट बनवाने जब आप जाओगे तो आप क्या देखोगे कि सर बहुत सारे वेरिफिकेशन होंगे, हर एक चीज का वेरिफिकेशन। अगर आपने उसमें अपना परमानेंट एड्रेस अलग लिखा है, प्रेजेंट एड्रेस अलग लिखा है, तो दोनों का वेरिफिकेशन होगा, है ना। अगर अलग अलग है तो ठीक है, मतलब उसमें जो भी चीजें मेंशन है, आपका नाम मेंशन है तो क्या उसका वेरिफिकेशन होगा। आप 10th की मार्कशीट के हर एक चीज प्रॉपर वेरीफाइड होगी। और वेरीफाई होने के बाद भारत सरकार जैसे उसमें मोहर लगी, इट मीन्स भारत सरकार ने आपको परमिशन दे दी कि यस दिस इज आवर सिटीजन एंड वी आर अलाउइंग खुशबू कटारिया टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम अलाउ कर रहे हैं कि आप जा सकते, तो ये परमिशन हुई भारत से जाने की। तो अब जहां जाओगे उसकी भी तो परमिशन लोगे कि चलो ठीक है, हमारे देश पहले, पहली परमिशन आपको अपने देश से लेनी है जाने की। तो आपने उस देश से तो पासपोर्ट के थ्रू ले ली, पासपोर्ट मिल गया, मतलब आपको परमिशन मिल गई, यहां से जा सकते हो। अब अगली परमिशन दूसरे देश की, अब वो कौन देगा? वो भारत सरकार देगी क्या? दूसरे देश की परमिशन दूसरा देश का आदमी देगा, ठीक है। तो आप यूएस जा रहे हो तो यूएस के लिए वीजा लोगे, वीजा कहाँ मिलेगा? एम्बेसी जाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि देश की जो एम्बेसी होती है, भले ही हमारे देश में आप शायद गए होंगे यहाँ पर, जब इसमें इंडिया गेट की तरफ जाते हैं रास्ते में तो एम्बेसी एम्बेसी पड़ती है बहुत सारी। ध्यान दिया है कभी कितनी सारी एम्बेसीज पड़ती हैं अलग अलग देश की? तो वो हैं जरूर हमारे देश के अंदर, लेकिन किसी भी देश की एम्बेसी वो उस देश की टेरिटरी मानी जाती है। आप घुस नहीं सकते, आप इंडियन हो, क्योंकि उस देश के अंदर उस मतलब वो कमरा, वो एरिया उस देश का है जरूर हमारे देश के अंदर, लेकिन वो उस देश का है। आप नहीं घुस सकते। आपने शायद अभी रिसेंटली एक मूवी देखी होगी, वेब सीरीज आई थी, गुजरात का वो एक्टर है, बड़ा फेमस हुआ है, अभी नाम भूल गया।
तो उसमें वो लड़की आती है ना दौड़ती हुई, अंदर सीधे घुस जाती है, और अंदर कैसे आ गए, अंदर कैसे आ गए, गेट बंद, कहती है मुझे मार देंगे अगर बाहर जाओगे तो। हाँ हाँ हाँ, वो न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड थी, जिसमें वो बनाते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब फाइनली पाकिस्तान ने कैसे बनाया, उससे रिलेटेड थी वो मूवी, है ना। तो वो अंदर आ गई, तो बाहर वाले अंदर, वो तो उसी का देश है, एक तरीके से पाकिस्तान है, तो अंदर आ सकते थे वो, लेकिन वो आए नहीं अंदर, क्योंकि आ ही नहीं सकते, वो टेरिटरी उनकी नहीं है। वो है जरूर उनके देश के अंदर, लेकिन वो भारत की टेरिटरी है। वैसे ही यहाँ पर जो पाकिस्तान की एम्बेसी होगी, वो है जरूर हमारे देश में, लेकिन वो उनकी टेरिटरी मानी जाती है, ठीक है। खैर, तो कहने का मतलब है, ये वीजा कौन देगा आपको? दूसरा देश देगा। तो दूसरा देश का मतलब दूसरे देश की एम्बेसी का आदमी आके आपको वीजा दे देगा, ठीक है। तो जैसे ही इसने वीजा दिया कि ओके, तो आप उसके देश जा सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ये भी सुना होगा, सर कई सारे देश होते हैं वो वीजा फ्री कर देते हैं, है ना, कि सर कुछ लोगों के लिए वीजा फ्री। तो वहां से ये डिसाइड होता है कि किस देश का कितना स्ट्रांग पासपोर्ट है। जैसे कि जापान एक ऐसा देश है जिसको मैक्सिमम लोगों ने वीजा फ्री कर रखा है, मतलब मैक्सिमम देश ये मानते हैं कि जापान के लोग अच्छे होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, वो आएंगे आराम से घूम घाम के चले जाएंगे। तो हमने भी अलाउ किया हुआ है, वैसे बहुत सारे दोस्त तो है। तो एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है, हेलनी हेल हेनली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। वो इंडेक्स बताता है कि किसका पासपोर्ट नंबर रैंक 1 पर है, किसका रैंक 2 पर है, किसका। ये रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है? ये रैंकिंग ऐसे डिसाइड होती है कि जिसका पासपोर्ट को ज्यादा लोगों ने अलाउ किया है जाने के लिए, वीजा फ्री कर रखा है, तो वो मतलब अच्छा पासपोर्ट है, जा सकते हैं। हम तो नहीं कर सकते सबका, है ना। जैसे कि हम पाकिस्तान का कर सकते हैं क्या वीजा फ्री? वो आ जाएंगे घुस जाएंगे, नहीं कर सकते, है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे भारत का पासपोर्ट भी बहुत सारे देशों में वीजा फ्री है। नेपाल जा सकते हो आप, मालदीव जा सकते हो आप, है ना। उसके लिए वीजा वीजा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वियतनाम वगैरह छोटे छोटे वाले जो देश हैं, उन्होंने हमें अलाउ किया हुआ है ना। तो वो ये बताता है, तो यानी कि हम उनको मानते हैं कि वो हमारा मेहमान है और वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, इसलिए हमने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सॉवरेनिटी वर्ड है, ये बहुत स्ट्रांग वर्ड है। सॉवरेनिटी है जो, बहुत स्ट्रांग वर्ड है। यहां पर स्टेट का मतलब होता है कि सर जिसके अंदर जिसकी अपनी एक बाउंड्री हो, जिसकी अपनी एक पॉपुलेशन हो, जिसकी अपनी एक स्वायत्तता हो, है ना, या संप्रभुता हो, ठीक है। सॉवरेनिटी हो, कोई उसकी परमिशन के बिना नहीं आ। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, हाँ। अलाउ किया जाता है कि 180 दिन मैक्सिमम। टूरिस्ट वीजा, वीजा के अलग अलग टाइप्स हैं। आप किसके लिए जा रहे हो? अगर आप स्टूडेंट वीजा, पढ़ाई करने जा रहे हो, तो स्टूडेंट वीजा तो लंबा होगा, है ना, वो बड़ा होगा। और कुछ टूरिस्ट वीजा होंगे तो आप घूमने के लिए जा रहे हो, बस घूम के आप आ जाओगे, तो आपको 3 महीने भाई कितने दिन के लिए जा रहे हो उतने दिन बताना पड़ेगा कि हम तो इतने दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपको परमिट कर देंगे। तो अलग 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 टाइप के वीजा होते हैं, उसमें खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टूरिस्ट वीजा ही एक ऐसा वीजा है जो इजीली मिल जाता है, क्योंकि आप जाके आने के लिए बात कर रहे हो, कि मैं जाके आ जाऊंगा, रुकूंगा नहीं तुम्हारे देश में, ठीक है। स्टूडेंट वीजा के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, मतलब मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि वो लंबे समय तक रुकेगा। ऑब्वियसली जहाँ पे भी आप लोगों ने कॉलेज किया होगा, आप क्या चाहते हो, वहीं नौकरी लग जाए। तो वो कॉलेज वहाँ पढ़ने जा रहा है, तो वो भी तो यही चाहेगा कि नौकरी सेट हो जाए। तो इसलिए उसको पूरा ये दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई मैंने क्वालिफाई किया है, क्योंकि ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई वालीफाई नहीं करते, लेकिन पैसे के दम पे वहाँ पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन अगर किसी ने क्वालिफाई किया है तो यस, एक तरीके से उस यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया है ना उसको, कि आप आइए हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, तो इसलिए उसको इजिली मिल जाता है। स्टूडेंट वीजा भी इजिली कंपैरेटिवली मिल जाता है। नौकरी करने के लिए जाने वाला वीजा, ये सबसे मुश्किल है मिलना, कि मैं आपके देश में आ रहा हूँ क्या नौकरी ढूंढने। और सबसे आसानी से जो मिलता है वो डिपेंडेंट वीजा है। डिपेंडेंट वाला मतलब आप चले जाओ, बाद में अपने मम्मी पापा को बुला लो साथ में, मतलब ब्लड रिलेटिव्स को ही बुला सकते हो डिपेंडेंट में, ब्लड रिलेटिव्स। आप अपने सास ससुर को नहीं बुला पाओगे, ब्लड रिलेटिव्स को। वहां नहीं है ये चलन कि अब तो मैं बेटी पराई धन की पराये घर की हो गई तो सास ससुर को बुला लिया ना। बेटा है उसका तो वो बुलाएगा उनको, आप अपने मम्मी पापा को बुला सकते हो। मिल गया ऑप्शन, है ना। ठीक है। तो कहने का मतलब है
कहने का ऐसा ऐसा, यहाँ पर जो भी एमएनसी कंपनीज है ना, जो भी एमएनसी कंपनीज है, तो आप अगर उसमें जॉब कर रहे हो तो वो क्या है, इंश्योरेंस देती है ना। तो इंश्योरेंस देती हैं, तो इंश्योरेंस में वो ब्लड रिलेटिव्स को या हस्बैंड को, हस्बैंड बच्चे, ब्लड रिलेटिव्स को दे सकते हैं। तो हस्बैंड तो हस्बैंड ही हो गया, बच्चा बच्चा हो गया, वो तो ब्लड रिलेशन में आ ही गया। लेकिन उसके अलावा और कौन, तो डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में कौन, तो उसके मम्मी पापा, उसके सास ससुर नहीं, उसके मम्मी पापा। एमएनसीज भी ऐसा करती हैं, लेकिन भारत में काम कर रही हैं तो थोड़ा सा लीनियंसी हो गई है कि दो हमने मम्मी पापा अलाउ किए हैं, तो दो ही, दो आप इस साइड के ले लो चाहे उस साइड के ले लो, जितने जो लेने हैं ले लो, बस दो को अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा को अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसा ही करती हैं कंपनीज भी, क्योंकि वो विदेशी कंपनियां हैं तो वहां पर वही रूल चलते हैं, है ना। क्या हुआ, कुछ तो कहा तुमने, हमें भी बता दो। ठीक है, तो स्टेट एक्टर समझे। हाँ बताओ बताओ, ये सब्जेक्ट में यही होगा। हम बहुत सारी बातें ऐसी वाली करने वाले हैं, इस पूरे सब्जेक्ट में यही सब चलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट की कोई वो नहीं है कि सीधे सीधे आप चल पड़ो। ठीक है, चलो। नॉन स्टेट एक्टर, बोलो बोलो, ऐसे मत किया करो, मुझे वो हो जाती है क्यूरोसिटी। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है, नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब कि जिसके पास ये तीन चीजें नहीं है, ऐसा नॉन स्टेट एक्टर का मतलब हुआ। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब हुआ जिसके पास अपनी ना तो बाउंड्री हो, ना अपनी खुद की कोई पॉपुलेशन हो, और ना ही सॉवरेनिटी हो। तो ये तीनों चीजें जिसके पास नहीं है, है ना। बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, यही है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही है सबसे इंपॉर्टेंट, को बड़े ध्यान से समझना। हम पूरे इंटरनल सिक्योरिटी में सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स की ही बात करेंगे, लगभग पूरे में। ठीक है, क्या है, मैं बात करता हूँ जिसकी अपनी बाउंड्री नहीं है, जिसकी अपनी पॉपुलेशन नहीं है, जिसकी अपनी सॉवरेनिटी नहीं है, जिसकी अपनी सॉवरेनिटी नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब बताओ ऐसा कौन है। यहां पर तो समझ गए सर कि देश की बात कर रहे हो, एग्जाम्पल में आप कोई भी देश लिख रहे हो, एग्जाम्पल देश, भारत। भारत की अपनी पॉपुलेशन है, भारत की अपनी एक सॉवरेनिटी, सब कुछ है। ठीक है, यहां एग्जाम्पल बताओ नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या होगा एग्जाम्पल। किसी भी तरीके का कोई ग्रुप, कोई भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप, जैसे कि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप, कोई भी टेररिस्ट ग्रुप, कोई भी टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप है, भारत में आ गया है, क्या उसकी कोई पॉपुलेशन है, भारत के अंदर है, वो अपना काम कर रहा है। एक बात समझना मेरी बात, अगर ये टेररिस्ट ग्रुप ये भारत के अंदर आ गया है, तो इस टेररिस्ट ग्रुप, ये बाउंड्री भारत की बाउंड्री हो जाएगी या इस टेररिस्ट ग्रुप की बाउंड्री होगी, भारत की। चलो छोटा करते हैं कि सर ये टेररिस्ट ग्रुप खालिस्तान वाले इलाके, मतलब या किसी भी XYZ इलाके में काम करता है, तो ये किसकी बाउंड्री होगी, किसकी बाउंड्री होगी, भारत, ये इस देश के अंदर है, तो किसकी बाउंड्री कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या कि इसकी बाउंड्री है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस बाउंड्री के अगर अंदर है तो वो किसकी बाउंड्री कहलाएगा, भारत की बाउंड्री है। ठीक है, उसकी खुद की कोई बाउंड्री नहीं है, इसके अंदर की पॉपुलेशन को वो क्लेम करेगा कि मेरा समर्थन है यहाँ पर, ये है वो है। ठीक है, लेकिन क्या वो पॉपुलेशन उसकी होगी, नहीं होगी उसकी पॉपुलेशन। ठीक है, वो यहां पर आ गया है, तो क्या परमिशन लेके आया है कि मैं आतंकवाद फैलाने जा रहा हूं तुम्हारे देश में, परमिशन लेके तो आया नहीं है ना। जबरदस्ती दूसरे रास्तों से घुस के निकाल, छुपा हुआ है, छुप छुप के काम कर रहा है अपने। ठीक है, तो यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसा ग्रुप अगर देश के अंदर काम कर रहा है, जैसे कि ये हो गया एक, नॉन स्टेट एक्टर में कहलाएगा। टेररिस्ट ग्रुप को हमने नॉन स्टेट एक्टर में काम कर लिया। नक्सलवाद, नक्सल्स, ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे। ये नक्सल्स, नक्सल्स टेररिस्ट ग्रुप को और नक्सल्स को सुनते ही आप लोगों, नक्सल सुना है शब्द, ये शब्द नहीं सुना किसी ने, सुना है, ये शब्द नहीं सुना, कोई बात नहीं। ये बेटा नक्सल, मैं नक्सलवाद एक पूरा हमारे चैप्टर है, ठीक है, तो हम उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
डोंट वरी, अभी फिलहाल बस मैं आपको इतना बता देता हूं कि कुछ ऐसे लोग, एक समय ऐसा आया कि कुछ ऐसे लोग जो इंडियन गवर्नमेंट से नाराज हो गए, है ना, देश के अंदर ही है, और नाराज होने के पीछे उनके पास वैलिड रीजन था कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार उन पर ध्यान नहीं, प्रेशर ग्रुप इज डिफरेंट ना, छोटी एक यही गड़बड़ कर देते हो। यूपीएससी में ये ध्यान रखना है, शब्द कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, शब्द बिल्कुल सटीक होना चाहिए। जरा सा भी इधर उधर हुआ तो प्रेशर ग्रुप, पता है कौन है? जेएनयू वाला स्टूडेंट, ये प्रेशर ग्रुप है। एनजीओ प्रेशर ग्रुप है ना, ये प्रेशर ग्रुप हो सकता है। लेकिन जब मैं नक्सलवाद कह रहा हूं यहां पर, तो वो प्रेशर ग्रुप नहीं है। नक्सलवाद अपनी अपने आप को कहता रहे, नक्सलवाद क्या कहता है? मैं बस आपको थोड़ा सा 2 मिनट, 2 मिनट के लिए बस प्राची के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बेटा, इस वाले एरिया में ना, ये जो इंडिया का इधर किनारे वाला एरिया है ना, पढ़ाऊंगा मैं पूरा, तो इधर किनारे वाले एरिया में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर कह दिया लाल सलाम, लाल सलाम का मतलब अपने झंडे गाड़ दिए, ठीक है। और झंडे गाड़ दिए और बोल दिए कि इसके बाद भारत सरकार की सीमा समाप्त होती है। उनके कहने से वैसा हो जाएगा क्या? तुम तो हो नहीं, ठीक है। हमारे यूपी में सुना है कि, मतलब मैंने देखा नहीं है, लेकिन यूपी में भी हमारे एक आज के समय में काफी सांसद हैं, नाम नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि कैमरा ऑन है, लेकिन उन्होंने भी ये हरकत की थी, बोर्ड गड़वा दिया था यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार की सीमा समाप्त, उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, यहीं जगह गिरा, ठीक है। और वहां पर, यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार की सीमा समाप्त होती है, यहाँ से हमारा राज्य शुरू होता है। राजा है वो राजा, राजा है ना, मतलब थे। यहाँ से हमारा राज्य शुरू होता है। मायावती की सरकार आई, उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने बोर्ड। उनका ये क्या नाटक है, ठीक है। और जेल मतलब पकड़ के ले गए, वो अलग बात है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इंडियन गवर्नमेंट टेरिटरी के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो आप इंडियन बन के ही रहेंगे, अदरवाइज निकलो यहाँ से। हमने नहीं दे रखी है परमिशन कि डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ की, यहाँ भी सिटीजनशिप ले लो और यूके की भी सिटीजनशिप ले लो ना। वहाँ की सिटीजनशिप लोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ की खत्म हो जाती है। बाकी देशों में ऐसा है कि बाकी देशों, बहुत सारे देशों में अलाउड कर रखा है, लेकिन हमारे हमने नहीं कर रखा। हमने कहा या तो वहां के बन जाओ या तो यहाँ के बन जाओ। देशभक्ति, नेशनलिज्म के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। राष्ट्रहित। मेरी वीडियो अटक रही है। हम्म, ये कैसे हो सकता है? नेट प्रॉब्लम है, इंटरनेट इशू है सर। अभी ठीक है, ठीक है। चलो, तो मेरी बात समझे आप? तो हुआ क्या बेटा कि यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, ये नाराज हो गए, इनके पास उस वक्त वैलिड रीजन था। जैसे आप आज सरकार से नाराज हो जाओ, है ना, आप आज सरकार से नाराज हो जाओ कि गवर्नमेंट है जो वो वैकेंसी नहीं निकाल के दे रही है, यूथ पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही है, नाराज हो जाओ आप सरकार से। और आप अपना एक ग्रुप बना दो, कह दो कि मत, हमें नहीं चाहिए, तुम हमारी सरकार ही नहीं हो, तुम हमारी सरकार हो ही नहीं, हम तो अपना देश खुद बना लेंगे, हम अपनी वैकेंसी खुद निकाल लेंगे, हम अपने लोगों को खुद ही नौकरी दे देंगे, ठीक है। और आप सरकार को ही मना कर दो कि तुम हमारी सरकार नहीं हो। तो ऐसे लोगों को नक्सलवाद कहा गया। मतलब यहाँ पर एक ब्रांच रूल क्यों रखा गया, इसका नाम, सबके पीछे लॉजिक है, अननेसेसरी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप है, एक ग्रुप है। अब आप ऐसा शुरू कर दो कि मैं अपने अपना ग्रुप शुरू कर रही हूँ, मुझे सरकार वरकार की जरूरत नहीं हो, नहीं है, तो भी हम समझ जाएंगे ना कि हमारा बच्चा बिदक गया है, थोड़ा परेशान हो गया है। बच्चा तो हमारा ही है, गोली तो मार नहीं देंगे। आप हथियार उठा लोगे हमें मारने के लिए, लेकिन हम तो नहीं मारेंगे आपको। आप अपने साथ एक ग्रुप खड़ा कर दो कि हमें इस सरकार को सरकार ही नहीं मानना है, हम अपनी नौकरी खुद ले लेंगे, हम अपना काम खुद कर लेंगे, हमारा देश अलग से चलेगा, यहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब यहीं आपस में ही कर लेंगे, जो भी करना है। तो हम समझ जाएंगे ना कि थोड़ा सा भटक गया है, तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको जागरूक करेंगे, आपको वापस से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि जाके गोली मार दे। यही नक्सलवादियों के साथ, इसलिए सबसे बड़ी चिंता नक्सलवाद है आज के देश मतलब इस समय तो अभी काफी हद तक वो सॉल्व हो गई है, लेकिन नक्सलवाद सबसे बड़ी चिंता हमारे देश की इसलिए है क्योंकि ये देश के अंदर का नागरिक है। टेररिस्ट के साथ दिक्कत नहीं है, टेररिस्ट आइडेंटिफाई हो जाए बस, वी विल शूट, बिकॉज नागरिक नहीं है हमारा, मार देंगे गोली इसको। हमारा आदमी थोड़ी है कोई, ये आया कैसे विदाउट परमिशन? सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया है, लॉ है हमारे पास, नहीं आ सकता, गोली मार देंगे। हैं? आई विल टीच ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। सब का है। खालिस्तान वाले इशू की बात कर रहे हो आप?
आएंगे। तो अभी तो हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, खालिस्तान वाले इशू की बात कर रहे हो, वो सिलेबस का पार्ट है, वो सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। तो पंजाब वाला जो एरिया है उसमें भी मजा है, उसमें पाकिस्तान की बेवकूफ़ी आपको दिखेगी कि उसमें क्या मजा है। मैं बस जिक्र छिड़ गया है तो इसलिए बता दूं, वो वो खालिस्तान की मांग करते हैं, है ना, ग्रेटर पंजाब की मांग करते हैं। तो पंजाब सिर्फ भारत में तो है नहीं, पाकिस्तान में भी तो है पंजाब। ठीक है। उनका पंजाब ज्यादा बड़ा है, हमारा तो छोटा सा है। वो कहते हैं कि पूरा मिला के हमें खालिस्तान दे दो, और सपोर्ट कौन करता है? पाकिस्तान खुद। उसको भी पता है कि भारत ऐसा नहीं होने देगा। क्यों? आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि नो स्टेट हैव द राइट टू सिसीड। किसी स्टेट के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वो निकल जाए, ऐसा किसी के पास अधिकार नहीं है। ठीक है। तो उसे पता है कि भारत ऐसा करने नहीं देगा, वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें, तो वही सिलेबस पे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझे कि किसी भी तरीके का कोई भी ग्रुप जो अपनी बाउंड्री नहीं है, एनजीओ भी ले लो आप इसमें, वो भी नॉन स्टेट एक्टर की कैटेगरी में आ सकता है। एनजीओ, एनजीओ, बहुत सारे एनजीओज होते हैं। अगर वो ये कहें कि भाई मेरे पास इतनी पॉपुलेशन है तो ये हमारी पॉपुलेशन है, नहीं तो हमारे देश में काम कर रहे हो तुम, तो हमारे ही देश के एनजीओ हो गए बस। ठीक है। लेकिन बहुत सारे एनजीओज ऐसा करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि एनजीओज की आड़ में काउंटर फिटिंग करेंसीज, ये जो फेक करेंसी का धंधा चलता है ना, बहुत सारे एनजीओज की आड़ में चलाते हैं वो लोग, इवन एमएनसीज। बात बताओ कि एमएनसी कंपनी के अंदर 1,000 आदमी काम कर रहा है, तो क्या वो एमएनसी का कब की पॉपुलेशन हो गई? एमएनसी यहाँ की है नहीं। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि मल्टीनेशनल्स अलग अलग देशों में है ना। यूएस की कोई कंपनी है और हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, हमारे देश के यूएस की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या कल को वो ये कहने लगेगा कि ये मेरी पॉपुलेशन है, ये जो 1,000 एम्प्लॉय है वो मेरी पॉपुलेशन है तो वो भारत की पॉपुलेशन बेटा, है ना। तुमको यहाँ के नॉर्म्स मानने पड़ेंगे, टैक्स भी लेंगे तुमसे, है ना। शुरुआत में हम लोगों ने क्या है, बहुत लीनियंसी होता है, जैसे कि अभी जब चीजें कम होती हैं तो अलग होती हैं, जब ज्यादा होती हैं तो वो बदल जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं फिर, है ना। अभी क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर 10:30 बजे खड़ा हो गया, उस वक्त कोई भी नहीं था क्लास के अंदर, फिर पहली बच्ची आई। ठीक है। फिर ये हुआ कि आज कोई है नहीं, क्या करें? ठीक है। क्या करें अभी? थोड़ा सा हमने लेट स्टार्ट किया, जब महसूस हुआ कि अच्छा आएंगे। तो ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि लोग कम थे, तो हमने रूल को मॉडिफाई कर लिया। अब लोग अगर ज्यादा होते तो क्या हम रूल को मॉडिफाई करते? देखो देखो ना, देखो ना देखो, हम तो रिकॉर्ड कर देते, है ना। ना ही वो इंटरेक्टिव क्लास हो पाती, क्योंकि यहाँ 50 बातें हो रही हैं, वो इंटरेक्टिव तो होती नहीं, लेकिन कर देते। तो वहां रूल मॉडिफाई, तो जब आपके पास ग्रुप छोटा होता है तो आप रूल्स के साथ नहीं चलते। तो देश के साथ भी हमारे एमएनसी एमएनसी आ कैसे गई? अभी भी आप देखोगे कि हमने एफडीआई को 100% कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर में। तो एफडीआई 100% करने का मतलब क्या हुआ कि बाहर के देश के इंश्योरेंस वाली कंपनियां अंदर आ जाएंगी, हमारे देश में आ जाएंगी, अलाउ कर दिया हमने तो, वो आएंगी। तो हमारा नुकसान भी तो हो सकता है, क्योंकि सादा प्रॉफिट तो उनको मिलेगा, उनके देश वालों को, लेकिन फिर भी हम अलाउ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले आए तो पहले यहाँ शुरू तो हो चीजें, है ना। इंश्योरेंस सेक्टर, लोगों को इतनी तो जागरूकता बने कि इंश्योरेंस लेना है। अभी इंश्योरेंस कौन लेता है? अभी इंश्योरेंस कौन लेता है? मिडिल क्लास, या आप कह लीजिए अपर मिडिल क्लास, है ना, या हायर क्लास। कौन आदमी है जो पुअर क्लास है और इंश्योरेंस इंश्योर्ड है? और आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक भी बीमारी हुई, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, अस्पताल में पहुंच गए, रहते हो एनसीआर में, तो एक दिन का 4-4 लाख, 5-5 लाख जाता है। मेरे पहचान में है एक, 1 डे की कॉस्ट गंगाराम में 4 लाख रुपए थी। कितना उधार लोगे आप किसी से? इंश्योरेंस ले रखा था 1 करोड़ का। 1 करोड़ क्या होता है जब पर डे आपको 4 लाख रुपए देना है? तो ये तो बहुत छोटा इंश्योरेंस हो गया एक तरीके से, 1 CR का तो बहुत कम है ना। तो इंश्योरेंस वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए, जितना उधार जिनसे ले सकते थे उन्होंने, कोई कितना उधार दे देगा, उन्होंने भी दे दिया। उनके पास जो एसेट्स थे सब बिक गए, एट द एंड उनका आदमी भी नहीं बच पाया। ठीक है। तो है इंश्योरेंस नीडफुल है, जरूरत तो है इंश्योरेंस की, क्योंकि होता तो किसी को पता थोड़ी ना था कि ऐसा अचानक से एक्सीडेंट हो गया, पता थोड़ी है कि किसके साथ क्या हो जाए। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि
ये एक नीड है, इसलिए सरकार चाहती है सब ले लो इंश्योरेंस, सबके पास होना चाहिए। तो इंश्योरेंस तो तब लेगा ना जब उसको पता होगा कि इंश्योरेंस है, लेना है, क्यों लेना है, क्या जरूरत है, ठीक है। खैर, तो एमएनसी ये सब ग्रुप जो भी आप कह रहे, या कोई भी, मैं कह रहा हूं इंटरनेशनल मीडिया, ये कुछ नहीं कर रहा, ये वहां बाहर कहीं बैठा है और वहां से हमारे देश में भड़का रहा है, ये भी हमें उसमें रख सकते हैं नॉन स्टेट एक्टर में। किसी भी तरीके का धार्मिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, ये भी नॉन स्टेट एक्टर बन सकता है। आप लोगों को जाकिर नायक का नाम सुना है आप लोगों ने? जाकिर नायक, जाकिर नायक अभी कुछ कुछ दिन पहले आया था, 3-4 साल पुरानी बात है। एक आदमी था जाकिर नायक, ठीक है, पाकिस्तान का था, भारत आया। जैसे हमारे धर्मगुरु आप लोग देखते हो ना रील्स में, अलग अलग बातें करते रहते हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे बागेश्वर धाम के बाबा हो गए, है ना, अभी आजकल प्रेमानंद जी महाराज हैं, मतलब वो अच्छी बात करते हैं। बागेश्वर धाम वाला अजीब सा लगता है क्योंकि वो अजीब अजीब बातें करता है, ठीक है। हर अलग अलग टाइप के लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन क्या कोई नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके बात कर सकता है क्या? जरा सी भी नेशनल इंटरेस्ट पे अगर उसने उंगली उठाई, तो वही जनता जो उसको पूज रही है वो उसको फिर से पूज देगी, है ना, ठीक से पूज देगी उसको, फिर वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये व्यक्ति आया, जाकिर नायक, नाम से ही समझ गए होंगे कि एजेंडा लेके आया था, मुस्लिम समुदाय का आदमी था। एजेंडा लेकर के आया। एजेंडा क्या था इसका? कि मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मतलब कट्टर बनाना है, ठीक है, कट्टर बनाना है। और मतलब क्योंकि मुस्लिम्स, जो मुस्लिम धर्म है, उसकी स्थापना ही कहाँ हुई है, सऊदी अरब में, उस तरफ हुई है ना, अरेबियन कंट्रीज में हुई है मतलब। तो अरेबियन कंट्रीज में अगर वो स्टार्ट हुई है तो सबका सब, सबका अलाइनमेंट उधर से है। कुछ भी हो, ये लोग मतलब इनको मक्का मदीना जहाँ पे भी इनके जो तीर्थ स्थल है वो सब भी वही है, ठीक है। तो लिंक्स तो रहते हैं ही हैं सबके। तो फिर ये वो यहाँ पर उसने इस तरह की हरकतें की, एक बैठक हुई, 2 बैठक हुई, 3 बैठक हुई, पॉपुलर होने लगा बहुत तेजी से, जैसे ये सब आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, वैसे ही वो दौर था जब उस टाइम पे वो सब उनके वीडियोस वीडियोस खूब वायरल होते थे। ऐसा आदमी, ये आज के समय में चीजें बदल, आप लोगों ने देखा होगा कि अब थोड़ा सा ना स्टाइलिश बाबा हो गए हैं। स्टाइलिश बाबा का मतलब, ये सब तो जो मैंने अभी नाम लिए ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारे लोग ना आईआईटी के बाद बाबा बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को लॉजिक से प्रूफ कर पा रहे हैं, ठीक है, लॉजिक से, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, लॉजिक से प्रूफ कर पा रहे हैं उस बात को। और जब आप लॉजिक देते हो किसी बात का, तो फिर आपकी पॉपुलर, मतलब तो फिर सामने वाले को भरोसा हो जाता है, क्योंकि अब जनता में बदलाव हुआ। भाई पहले की जनता क्या थी? पहले की जनता थी कि बाबा जी आ रहे हैं इतना काफी था, बस लौट जाते थे जमीन पे। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं नहीं बाबा जी आ रहे हैं तो हम क्या करें, क्यों हम इनको पूजें, क्या है इनका अस्तित्व, सवाल उठाने उठाने लगे लोग, है ना। तो जब सवाल उठाने लगे, तो अगर किसी के अंदर ये क्षमता है कि जो उसको जवाब दे पाए, तो जैसे ही वो उसको जवाब दे करके लॉजिक से जवाब, पहले तो नाराज ना हो, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, पहले तो नाराज ना हो इस बात पे, फिर उसको भरोसा जताए, भरोसा दिलाए, जो बिल्कुल अथीस्ट है, मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल अथीस्ट हैं, वो भी लॉजिक की वजह से, क्योंकि उनको, अथीस्ट कोई नहीं होता वैसे, सही बताया जाए, भारत में तो अथीस्ट कोई नहीं है, वो बनते हैं अपने आप को कि हम अथीस्ट हैं, हम अथीस्ट हैं, है ना। तो भारत में अथीस्ट नहीं हो सकता कोई। होता क्या है कि आप जिस जिस समय आपको लॉजिक मिल जाता है उस समय आप मान लेते हो उसको, और जब लॉजिक नहीं मिलता तो आप उसको एग्री नहीं कर पाते, एंड दैट नॉट एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है जो, वो आपका अथीस्ट वाला पोर्शन शो करता है। अथीस्ट कुछ नहीं होता, अथीस्ट, अथीस्ट का मतलब समझे आप, अथीस्ट या एग्नोस्टिक ये 2 शब्द हैं। इसका मतलब है ये वो व्यक्ति है जो ईश्वर के अस्तित्व में भरोसा ही नहीं करता, अस्तित्व में ही भरोसा नहीं करता, तो फिर कैसे, किसमें? तो फिर ऐसा आदमी जो है ना वो अपने में उलझ जाता है। तो फिर उससे सवाल करो कि ठीक है, तो फिर बताओ दुनिया कैसे आई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ? एट द एंड घूमते 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 वो खुद चुप हो जाएगा, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या तो होता है ना, या तो मैं आपको एग्री कर दूं, या तो आप मुझे एग्री कर दो, दो में से कोई, बस सुनने को रेडी होना चाहिए। एक तो मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि जो अपने आप को अथीस्ट बोलते हैं ना, वो सुनने को रेडी नहीं होते। भाई एग्री होने के लिए आपको दूसरे को डिसएग्री करना, या तो आप उसको अथीस्ट बना दो सामने वाले को, उसके पास नहीं है लॉजिक, हो सकता है उसके
अनर्गल लॉजिक हो, ठीक है, अनर्गल लॉजिक है। लेकिन जब आप प्रेसाइजली देखेंगे तो साइंस के साथ चीजें मिल जाती हैं एक समय के बाद। आज के समय में इस तरह के लोगों का राइज हो गया, है ना, इस तरीके के लोगों का राइज हो गया जो लॉजिक से अपनी बात को प्रूफ कर रहे थे, और बढ़िया धंधा भी मिल गया। क्योंकि आईआईटी के बाद जितने का पैकेज मिलता है उससे ज्यादा का पैकेज आपको ऐसे ही मिल गया। लेकिन उसके बाद लिए नॉलेज होनी चाहिए ना, है ना भाई। बेसिकली आपके कुरुक्षेत्र में, यहाँ पे कुरुक्षेत्र है ना एक जगह, वहां पर ये हुआ है, क्या हुआ, महाभारत हुई है। और अब अगर आप ईश्वर पर भरोसा ही नहीं करते तो मतलब भगवान श्री कृष्ण होने ही नहीं चाहिए, है ना। बट साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया ना वो एक यदा यदा ही धर्मस्य। बिकॉज आज जो मैं ये बात कर रहा हूं आपसे, ये यहीं कहीं रह जाएगी, ये एक एनर्जी है। जो मैं इस वक्त बोल रहा हूं आपके कान में सुन ली, आपके लिए तो काम हो गया, आपके दिमाग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया जितना करना है। लेकिन मेरी एनर्जी कभी खत्म, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बचपन से पढ़ते आए हो एनर्जी का लॉ, ठीक है, तो एनर्जी है, तो ये एनर्जी यहीं कहीं घूमेगी। तो अगर किसी मतलब इतनी काबिलियत हो कि सर उस टाइम डिफरेंस की आप उस एनर्जी को पकड़ पाओ, है ना, तो निकाल लोगे उस आवाज को, उस बात को पता कर सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था इस जगह पर, एविडेंस आपको मिल जाएंगे। इवन खुदाइयां होती हैं उससे आपको पता चल जाता है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन को आप क्यों मान रहे हो आज, भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन तो कब की सिविलाइजेशन है, उसके बाद तो दुनिया ही खत्म हो गई। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आपको पढ़ाई जाती है उसके बाद तो दुनिया खत्म हो चुकी ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई। लेकिन फिर भी हम उसको एग्जिस्टेंस को क्यों मान रहे हैं, इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि वो खुदाई में मिल गई, इसलिए मान रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि खुदाई में इस तरीके की चीजें मिली, माइनिंग और ये सब जो एक्टिविटीज जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो यही सब तो करते रहते हैं, तो मिल जाती हैं तो उससे वो एविडेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है जो रिलीजियस ग्रुप है वो भी आपका नॉन स्टेट एक्टर इसलिए हो जाता है अगर उसका एम खराब है। जैसे मैंने जाकिर नायक का नाम लिया, जाकिर नायक का एम खराब था, वो है जो वो लोगों को कन्वर्ट कर रहा था, लोगों को अच्छा लॉजिक से कर रहा था। सामने वाले ने उसने कहा आयत नंबर इसमें फला फला में ये चीजें लिखी है, वो अपनी अरबी में उसने बोला और फिर उसका इंटरप्रिटेशन बताया। कि भाई हमारे जितने भी धर्म है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, हम उसको समझते नहीं है, यही उसकी प्रॉब्लम है। जो भी संस्कृत में लिखा हुआ है हिंदू धर्म में, क्या हम समझते हैं उसको, नहीं समझते। जो भी अरबी में लिखा हुआ है मुस्लिम धर्म में, क्या हम समझते हैं, वो भी नहीं समझते, है ना। हम सिर्फ क्या है इंटरप्रेट करते हैं, और मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन किसी ने करके दिया है, हम उसको पढ़ते हैं। भाई जो संस्कृत में लिखी हुई चीज है मुझे नहीं समझ में आती तो इसलिए मैं उसका हिंदी वर्जन पढ़ता हूँ। अब हिंदी वर्जन किसी ना किसी ने तो लिखा ही है ना, तो उसने बेसिकली अपनी थिंकिंग लिखी है। क्योंकि वो हु बहू ट्रांसलेशन वाली बात चीज ही नहीं है, वो तो क्या है, जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं कि चलो इसको सबको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो आप, तो ट्रांसलेट जब आप करोगे और इसको गूगल पे डालोगे, आप लोगों ने किया भी होगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया कभी, तो गूगल कई बार ना बिल्कुल एग्जैक्ट कर देता है, तो क्या उस वर्ड को लिखा जा सकता है ना, नहीं लिख सकते। आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है, तो कॉमन सेंस में आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे ना, तो आपका कॉमन सेंस आपकी थिंकिंग के हिसाब से लिंक करेगा, तो आप अपनी बात बेसिकली उनको बता दोगे, ठीक है। तो ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे बन जा रहे हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स इसलिए बन जा रहे हैं क्योंकि ये देश के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये यहाँ के लोगों को भड़का करके कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे यहाँ की स्वायत्तता खराब हो, यहाँ की सॉवरेनिटी गड़बड़ हो, ठीक है। तो जाकिर नायक को भगाया गया और भागा तो मालदीव में जाके शरण ले ली उसने, ठीक है। पकड़ नहीं पाए बेसिकली हम, लेकिन हाँ उसने ये काम ठीक ठाक लेवल पर किया। और उसके बाद आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, आईएस का राइज हुआ। और आईएस में एक दो मूवीज वूवीज देखते हो, अभी केरला स्टोरी करके आई थी एक मूवी, है ना। केरला स्टोरी में क्या दिखाया गया था, आईएस के साथ लिंक दिखाया गया था। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश, और ब्रेन वॉश करके अपने सेना में कर रहे हैं। और जब वहां आदमी चला जाता है तो पता चलता है अरे यार ये ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये सब तो झूठ था, है ना। वहां पे ऐसा है, वहां पे वैसा है, और देखने में आदमी है जो वो बड़ा हैंडसम सा है, अच्छा सा है, और लुक वाइज भी अच्छा सा है, और उसकी हरकतें और अच्छी हैं, है ना। हरकतें उनसे तो ऐसा है कि अरे वाह, मतलब अरे आप काम कर रहे हो, लाओ हम बर्तन धो देते हैं, ये है, और मतलब वेरी सपोर्टिव, है ना। और जब वहां पहुंचा तो एकदम अलग, है ना, एकदम अलग। तो ये बेस बेस क्या उसको ट्रेन किया गया है इस काम को करने के लिए। और ये तो कोई ऐसी बात तो बता नहीं रहा हूं मैं जो मेरी सोच में है कहीं,
एग्जिस्ट नहीं कर रही, एग्जिस्ट कर रही है ना। कितने सारा डेटा है जो एनसीआरबी का डेटा है जो बता रहा है कि यहाँ से लोग हैं जो चले गए छोड़ छोड़ के, और फिर बाद में वो पछता रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने वहां की सिटीजनशिप ले ली। अब वापस यहाँ की कैसे ले पाओगे? है ना, आना तो पड़ेगा, आना ही नहीं दे रहे, क्यों? सबसे पहले वो पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं। ISIS क्या है? ISIS सुना है नाम? ISIS का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? मैंने बोला ISIS, आपने बताया ISI। इन दोनों में अंतर है। और वो जो अंतर है ना, वो जमीन और आसमान का अंतर है। थोड़ा बड़ा अंतर नहीं है, बिल्कुल जमीन और आसमान का अंतर। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या है? ये एक देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये एक देश की, जिसका नाम है पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है ये। जैसे हमारे देश में इंटेलिजेंस एजेंसी एजेंसी का नाम क्या है? रॉ और IB। वैसे उनके देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है ISI। रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद। अलग अलग देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है ना, रॉ है, हमारे यहाँ IB का एग्जाम भी देना आप लोग, बड़ा अच्छा एग्जाम है वो भी। बड़ा सिंपल एग्जाम है, जिसका प्री अच्छा हो वो तो देना ही देना। उसमें से प्री होता है, इंटरव्यू होता है सीधे। वो बड़ा बढ़िया एग्जाम, निकलता बहुत कम है, मतलब कभी कभी निकलता है। देखो, कार्तिक ने बताया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वेरी गुड। हम्म। हम्म। ACIO की बात कर रहा हूँ। अब IB में, अब ऐसे तो पुलिस के एग्जाम में सिपाही की भी भर्ती निकलती है, IAPS की भी निकलती है। तो वो आपने जो देखा होगा वो वाला देख लिया होगा, जो किसी और कर्मचारी का एग्जाम होगा। मैं ACIO की बात कर रहा हूँ, जो IB में ACIO बनते हैं उसके लिए। अच्छा एग्जाम, ठीक है। ये है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट, नाम से समझ में आया, इस्लामिक स्टेट बनाने इनका एम है कि पूरे वर्ल्ड को इस्लामिक स्टेट बनाए, इस्लाम के हिसाब से चलेगा। अभी 3-4 दिन पुरानी न्यूज़ है ना, जिसमें क्या था कि, कहाँ की न्यूज़ है? यहाँ तालिबान, जहाँ अफगानिस्तान की, तालिबान ने अलाउ कर दिया है क्या? महिला को पीटना डोमेस्टिक वायलेंस के में तब तक नहीं आएगा जब तक उसकी हड्डी न टूटी हो। लॉ बनाया है, हंसने वाली बात नहीं है, लॉ बनाया है उन्होंने। महिला को पीटना डोमेस्टिक वायलेंस में तब तक नहीं आएगा जब तक उसकी हड्डी में फ्रैक्चर का एविडेंस ना हो आपके पास। बस फ्रैक्चर मत होने दो, बाकी तो चलने दो। ये लॉ है। तालिबान, अभी 3-4 दिन पुरानी बात है। आज 2026 की बात कर रहा हूं मैं, मतलब 2026 में बैठे हैं आप। सोच सकते हैं ऐसा? ऐसा हो रहा है। आप अपने आप को बहुत लकी फील करिए कि आप कहाँ हैं, भारत में। आप एक डेमोक्रेटिक देश का पार्ट है, आप भारत का हिस्सा है, लकी फील करना है अपने आप को। अदरवाइज वहाँ खतरनाक खतरनाक चीजें हो रही हैं, वहाँ खतरनाक खतरनाक चीजें हो रही हैं। कुछ समय पहले ऐसा भी एक नियम इराक में बना था कि कोई भी अंग अगर दिख गया, कोई भी अंग अगर दिख गया तो काट दिया जाएगा उसको, जला दिया जाएगा उसको। ठीक है, पूरा फुल कवर होके जाना है। घर से बाहर अगर निकलेंगे तो एक मेल मेंबर साथ होगा, अकेले नहीं जा सकते बाहर। सऊदी अरेबिया में नहीं है। वो तो भी अच्छा देश है, वो तो अच्छा देश है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर, छोटे छोटे देश देश देखेंगे अरेबियन कंट्रीज में आपको इस तरीके के देश मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ पा रहे हैं, आप ये सब पढ़ पा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले अपने आप को क्या करना है? आज जाके सबसे पहले घर में थैंक यू बोलना है कि थैंक गॉड मुझे आपने यहाँ पैदा किया। ठीक है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें रहती हैं, है ना, कि भाई हमारे हमारे कम्युनिटी में ये हो रहा है, हमारे कम्युनिटी में वो हो रहा है। फील लकी, फील लकी कि आप उस कम्युनिटी में नहीं है। जब भी अपने आप को कभी डाउनग्रेड फील करो तो उनको देखो जो आपसे नीचे है। जब अपने आप को बहुत ऊपर फील करो तो उनको देखो जो आपके भी ऊपर है, तो बैलेंस रहोगे। ठीक है। तो कहने का मतलब आप समझे। तो मैंने यहां पर आपको 1, 2, 3 शब्दों को बताया। चौथा शब्द जो बचा वो है चैलेंज। अब
अब मेरे ख्याल से इतनी सारी बात करने के बाद मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि सर अंदर की सुरक्षा किससे, अंदर की सुरक्षा करनी है। एक है स्टेट एक्टर जो बचा रहा है, और एक है नॉन स्टेट एक्टर जो गड़बड़ कर रहा है अंदर, हमारे देश के अंदर। तो ये जो रिलीजियस लीडर अगर अंदर गड़बड़ कर रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, नॉन स्टेट एक्टर, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर जैसे ही वो ये बोलता है कि हिंदू धर्म की स्थापना करेंगे, सनातन धर्म सबसे ऊपर है, हिंदू धर्म से बढ़िया कोई नहीं, वो भी नॉन स्टेट एक्टर बन सकता है। ठीक है, कोई भी। भाई कैसे आप ये कह सकते हो कि ये हिंदू देश है? 1950 से पहले जो था वो था। आज आप जिस देश के बारे में बात कर रहे हो वो 1950 में बना है। 47 में आजाद हुए, 50 में हमारा संविधान लिखा। तो संविधान में ही तो लिखा कि ये है देश, देश की बाउंड्री संविधान में ही तो बताई गई है, वरना तो पहले नहीं पता था, है ना? तो हमने किसको फाइनल किया, किसको कौन सी हमारी बाउंड्री, वो 1950। तो उससे पहले क्या था क्या नहीं था? तो ऐसे तो फिर चाइना भी कहने लगे। वो चाइना कहने क्या लगे, चाइना तो कहता ही है वन वन चाइना पॉलिसी है उसकी। तो वन चाइना पॉलिसी आज जितना भी वो सेंकाकू आइलैंड और ये वो यहाँ वहाँ जो साउथ चाइना सी में कब्जे की बात करता है, वो किस बेसिस पर करता है? कि हमारे फलाने राजा एक समय पे यहाँ तक थे, ये हमारा एरिया है। अक्साई चिन किस बात पे ले लिया उसने? उसने कहा चिन, चाइना, चिन लिखा है आपके नाम पर, चाइना है, यहाँ हमारा था, अक्साई चिन ले लिया। हम कहते रह गए हिंदी चीनी भाई भाई, है ना? 62 का युद्ध हुआ, ले गया, उसकी वो पॉलिसी है। तो ऐसे तो फिर हम भी कहें कि अफगानिस्तान भी भारत ही था कभी, पाकिस्तान भी पूरा भारत ही था, तो ले लो पूरा का पूरा। ऐसा नहीं हो सकता। जब आप वहां एग्री करते हो तो आपको यहां भी एग्री करना होगा। 1950 की बाउंड्रीज के हिसाब से आपको बात करनी होगी। अगर कोई ये बात कहता है कि नहीं हम बहुत पुराने हैं, हम ये हैं, और ये धर्म वो धर्म, और ये देश है जो वो हिंदू धर्म है, नहीं, ये एक संप्रभु या सेकुलर कंट्री है। और ये जब सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है या पंथ निरपेक्ष देश है, तो यहाँ पर सबका मोस्ट वेलकम है, जो यहाँ के नागरिक है ना, जो यहाँ के नागरिक हैं उनका सबका मोस्ट वेलकम है, सब यहाँ पर रहते हैं, और सबको यहाँ पर बराबर का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे ही कोई एक चीज राइज हो जाएगी तो बैलेंस को खराब कर देगी। अब जाकिर नाइक जितना हमारे लिए खतरनाक था, उतना ही खतरनाक हमारे लिए कोई दूसरा बाबा भी हो सकता है, जो ऐसी कोई बात करे जिससे घर हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। भाई अगर बाबा जी आ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन बाबा जी की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसी हरकत। कोई बाबा हो, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आपके कारण खराब हो रहा है, तो या तो आप इसकी व्यवस्था मेंटेन करो और अपना निकल जाओ यहाँ से। मथुरा गया कोई आप में से अभी रिसेंटली? सुना है मैंने, मुझे नहीं पता, कि 3 बजे से, जो सुबह के 3 बजे से वहां पर प्रेमानंद जी निकलते हैं क्योंकि बाहर, तो 3 बजे से उनके जो लोग हैं वो बाड़ाबंदी करना शुरू कर देते हैं कि अब आप अंदर नहीं आ सकते, मतलब बाबा जी के निकलने का टाइम हो गया हुआ। तो अगर आप उस दौरान मथुरा से क्रॉस कर रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा 3-4 घंटे, आप क्रॉस नहीं कर सकते उस जगह से। ठीक है। अब गलत हो या सही हो, है तो बात। तो एक तरीके से देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो एक तरीके से तो मथुराइज भी कर रहा है कि भाई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, विजिट हो रही हैं, तो ध्यान जा रहा है लोगों का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ध्यान जा रहा है, तो जिसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट भी हो रहा है, ये भी है। लेकिन साथ साथ वहां का लोकल नागरिक तो परेशान हो रहा है ना कि यार ये बढ़िया आदमी आ गया है, निकलने ही नहीं दे रहा, फंस गया। अब मान लो किसी का हॉस्पिटल इमरजेंसी हो जाए तो, किसी 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 की इमरजेंसी हो जाए, है ना, तो क्या कैसे निकलेगा वो उस दौरान? उस रास्ते में अगर उसको जाना है और वो फंस गया, मामला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसका तरीका है भाई, अगर आप इतने भव्य हैं तो आपको क्या करना चाहिए, रोड बनवा देनी चाहिए साइड से, किनारे में अपने लिए एक पाथ बनवा लेना चाहिए सेपरेट। पैसे तो है ही है आपके पास, या किसी से कह दो बनवा देगा, इतने श्रद्धालु हैं आपके पास, किसी बिल्डर से बोल दो भैया बनवा दो मेरे लिए, बना बन जाएगा, है ना, अगर ये सच है तो। ठीक है, मतलब मैंने भी ये सुना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। इस तरीके की चीजें खूब होती हैं, रैलियां खूब निकलती हैं, और लॉ एंड ऑर्डर खराब होते हैं, तो अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर, तो मेरे ख्याल से ये सब आप समझ गए होंगे। चैलेंज बताओ, बताओ क्या चैलेंज है? चैलेंज, अब बताओ कि, अब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, बताओ क्या क्या चैलेंज है भारत देश में। जम्मू कश्मीर एक चैलेंज बना हुआ है आज भी। किसके? स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से, है ना? J&K, J&K में क्या?
J&K में देखेंगे तो आप मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है, आतंकवाद की प्रॉब्लम है, टेररिज्म की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उग्रवाद, मिलिटेंसी, मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है। इसके अलावा आतंकवाद की प्रॉब्लम, आतंकवाद की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा देश में हमारे और क्या प्रॉब्लम है? सर हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संगठित अपराध की। संगठित अपराध क्या है? ये संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक शब्द में इसको समझाने के लिए मैं लिख दूं अगर, तो इसके आगे लिख दो मनी भाई। इस शब्द से आप पकड़ लोगे इसको कौन है। मनी भाई का आदमी हूं मैं। सुना है सब, मतलब मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ, मेरा कोई सगा नहीं। जो आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि उसने आतंकवादी को पैसे लेकर के हथियार दे दिए उसको, लो अब हथियार ले लो, और कल को हो सकता है वो उसी जगह पर ब्लास्ट कर दे जिस जगह पर उसका अड्डा है। उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सब ये जितनी भी एक्टिविटीज है वो इन्हीं की वजह से हो पा रही हैं, क्योंकि ये देश के अंदर है और ये नागरिक है ना। ये कौन है कि पैसे के लिए काम करता है, इसको कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने ऐसी मूवीज तो देखी होंगी जो ड्रग्स बंटवा रहे हैं, जो रेव पार्टीज जो होती हैं, बड़े बड़े लोगों की जो पार्टीज होती हैं, उनमें एक विशेष टाइप का मादक पदार्थ जिसको ड्रग्स बोलते हैं वो पहुंचा देते हैं, और उससे पहुंचाने की वजह से, हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न इमरजेंसी, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, यस, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? एक तो संगठित अपराध हो गया, जम्मू कश्मीर वाला देख लिया आपने। और इसके अलावा आप कह सकते हैं सर नक्सलिज्म एक प्रॉब्लम है, नक्सलिज्म, नक्सलवाद। इसके अलावा आप कह सकते हैं सर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है। और क्या है भारत देश में प्रॉब्लम बताओ? जातीय संघर्ष हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स, है कि नहीं है? कम्युनल राइट्स, कम्युनल राइट्स जो हो रहे हैं ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जातीय संघर्ष, है ना। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि बॉर्डर, बॉर्डर मैनेजमेंट तो है ही है प्रॉब्लम, बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम है, बॉर्डर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। इसके अलावा रीजनलिज्म भी सर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है? रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, बॉर्डर प्रबंधन। इसके अलावा कम्युनल राइट्स को सांप्रदायिकता लिख सकते हो, क्षेत्र, जातीय संघर्ष लिख सकते हो, ठीक है। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की समस्या है कि नहीं है? ये प्रॉब्लम है कि कहाँ से हो भाई? हरियाणा से हूँ, है ना, हरियाणा से हूँ। और चार लोग जब हरियाणा के मिलेंगे तो अपने आप ही वो ग्रुप बन जाएगा एक, कि हम सब हरियाणा, हरियाणा के हरियाणा वाले हो गए अब ये सब। तो ये आपने क्या है कि एक क्षेत्र बना दिया कि हम यहाँ के लोग हैं, अब उसमें सुपीरियरिटी, और दूसरा आदमी आया हुआ है यहीं पे काम कर रहा है, पता चला उसको डिफेम कर रहे हो आप, क्योंकि आपकी मेजोरिटी है। पर जब आप वहां पहुंचोगे तो वो आपको करेगा, क्योंकि वहां उसकी मेजोरिटी होगी। तो ये चीजें हैं जो ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये तब खत्म हो सकती हैं जब आपके दिमाग से ये फितूर निकल जाए कि ये अपना इलाका है ना। तो ये जब, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके पॉजिटिव्स भी है ना, तो इसलिए निकाल निकाल मतलब अगर निकल गया तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कब किसका डिस्क्रिमिनेशन करना है, कब किसके साथ भेदभाव करना है, कब किसके साथ नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा रीजनलिज्म के अलावा और क्या प्रॉब्लम है सर? साइबर क्राइम, साइबर क्राइम ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, साइबर क्राइम। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस आपके सामने इस वक्त जो ये सारे चैलेंजेस हैं, ये इस टॉपिक को बताते हैं, ठीक है। और फिर हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रग्स स्मगलिंग, ये सब इलीगल माइनिंग, ये ड्रग्स स्मगलिंग, ये सब बेटा इसमें आ जाएगा, संगठित अपराध, ठीक है। ये वाला सारा पार्ट है जो ड्रग्स स्मगलिंग, ये सब है जो वो संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट हो जाएगा। इलीगल इमिग्रेशन, यस, वेरी गुड, इलीगल इमिग्रेशन, हालांकि ये बॉर्डर मैनेजमेंट में आ जाएगा, ठीक है, चाहो तो अलग से लिख लो।
इलीगल इमिग्रेशन, अवैध प्रवसन, ठीक है। और हाँ, ड्रग स्मगलिंग, ड्रग्स स्मगलिंग जो आप बोल रहे हो कार्तिक, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आ जाएगा। जो आप इलीगल माइग्रेशन या इमिग्रेशन की बात जो कर रहे हो, वो बॉर्डर मैनेजमेंट में आ जाएगा। बॉर्डर मैनेजमेंट में यही तो है, ठीक है। सब इसी का पार्ट हो जाएगा। तो मेजर प्रॉब्लम्स आप देखेंगे तो यही कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहले टॉपिक को बड़ा डिटेल में जा करके हमने देखा है कि ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ मैं आज आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि सिलेबस है, ये सिलेबस का पहला पॉइंट है जो हमने, हम ये जो जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अब जो एक चीज बड़ी बची हुई है वो क्या है? challenges for the internal security arises by the state and the non state actors, है ना। चलो ठीक है। ये जो स्टेट एंड नॉट, अब इसी को मैं आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं। इसी को मतलब पॉइंट तो आपने देख लिया, अब इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, इसी टॉपिक को, और मैंने कहा था ना और खोल देंगे इसको। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो आगे आप लिख सकते हैं कि रोल रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वो तो मैंने चैलेंजेस आपको मोटे मोटे बता दिए। अब इसके तहत हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है आपका आतंकवाद, ठीक है। टेररिज्म को पढ़ेंगे। टेररिज्म में हम क्या पढ़ेंगे? सर एक हम देखेंगे इसका ओवरव्यू, क्या है ये टेररिज्म, ठीक है। इसके अलावा टेररिज्म की प्रॉब्लम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा इसी में हम क्या देखेंगे? खालिस्तान का मुद्दा, इश्यू ऑफ खालिस्तान, है ना, क्योंकि ये सब टेररिज्म से लिंक्ड है ना। खालिस्तान का मुद्दा, और इसके अलावा एक चीज और है जिसका नाम है हिंटरलैंड टेररिज्म, हिंटरलैंड आतंकवाद, हिंटरलैंड टेररिज्म। इतनी चीजें हैं जो वो हम टेररिज्म के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या है? तो क्योंकि ये मैंने कहा था ना कि बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो टॉपिक नंबर जो हमारा 1 चल रहा है अभी वही है। उसमें ही मैंने अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह से उठा के एक में क्लब कर दिया है, तो आपको अलग 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 ना पढ़ना पड़े, क्योंकि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो ये एक साथ ही देखा जाएगा, ठीक है। हाँ, काउंटर फिटिंग करेंसी जो आप बोल रहे हो वो भी आपका किसका पार्ट हो जाएगा? वो आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट हो जाएगा। और मैरीटाइम सिक्योरिटी जो आप बोल रहे हो वो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है कार्तिक। हम्म। क्योंकि वो बॉर्डर के साथ लिंक हो गया ना मैरीटाइम, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी। चलो, इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे? इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें भी हम एक तो ओवरव्यू देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कि भाई होता क्या है ये इंसर्जेंसी, है ना, नॉर्थ ईस्ट में क्या है। और दूसरी बात कि कौन कौन सी सरकारें, वो कौन कौन से राज्य हैं जहां इस तरीके की प्रॉब्लम है, किन किन राज्यों में प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ इंसर्जेंसी इन ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ऐसे लिख लो। सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किस तरीके की प्रॉब्लम, एक एक करके सारे राज्यों को हमें देखना होगा, एक एक करके हमें सारे राज्यों को देखना होगा। इसके अलावा हम देखेंगे क्या? सरकार की पहलें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार की पहलें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। और इसके अलावा हम देखेंगे अफस्पा, अफस्पा क्या चीज है, ठीक है। अफस्पा, अफस्पा को देखेंगे, ठीक है। ठीक है, आप जो कह रहे हो ना बेटा पायरेसी इन ओशियन, वो कैसे इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट हो गया? ओशियन
तक हम क्यों जाएं, हम तो अपनी बॉर्डर में ही रहेंगे ना। इंटरनल सिक्योरिटी, अंदर की सिक्योरिटी। तो जो आप जब कह रहे हो मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो यस, क्योंकि हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है। ठीक है। जब आप कहते हो ड्रग स्मगलिंग, तो यस, ड्रग स्मगलिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जब आप कहते हो इलीगल इमिग्रेशन, तो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट वाला टॉपिक जो है उसमें ये आ जाएगा, और ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा बनेगा। ठीक है। चलो, तो आफस्पा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, प्रॉब्लम्स इन इंसर्जेंसी, और ये सारी चीजें हमें इंसर्जेंसी के अंदर देखना होगा। इसके अलावा एक चीज जिसको मैं नक्सलवाद बोलते हैं ना, उसके लिए एक शब्द शब्द है LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हिंदी में वामपंथी उग्रवाद बोलेंगे। वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ब्रैकेट में आप चाहो तो नक्सलिज्म भी लिख सकते हो। ठीक है। नक्सलिज्म को भी हमें पढ़ना है, और नक्सलिज्म में हम क्या देखेंगे? नक्सलिज्म में एक सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल रीजन देखने होंगे। हिस्टोरिकल रीजन, ठीक है, हिस्टोरिकल रीजन कि इसके ऐतिहासिक कारण क्या है। इसके अलावा इसके पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजंस है जो वो देखेंगे। इसके अलावा इसके सोशल रीजन देखेंगे। सामाजिक कारणों को देखना होगा। आर्थिक कारणों को, इकोनॉमिक, और आर्थिक कारण इसके क्या होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें इसके ज्योग्राफिकल रीजन, ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल रीजन देखेंगे। और ज्योग्राफिकल रीजन के अलावा जो हम इसमें देखेंगे वो है कि सर इसमें गवर्नेंस की प्रॉब्लम भी है। गवर्नेंस, प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस, सुशासन की कमी, प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस, सुशासन की कमी, इसको देखेंगे। इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, विकास की समस्या, ठीक है, विकास में कमी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। और मतलब कहने का कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि हमें ये देखना है कि ये भाई इतना जटिल क्यों है, ये नक्सलवाद है जो वो इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। वाई इट इज सो प्रॉब्लमेटिक, मतलब हर बात पे नक्सलिज्म की चर्चा क्यों हो रही, क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखना होगा। और गवर्नमेंट स्टेप्स, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ये भी हमें यहाँ पर देखना होगा। क्लियर। इसके अलावा और क्या देखेंगे? इसके अलावा जो हम देखेंगे, इसके अलावा जो हम देखेंगे वो होगा संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हम क्या देखेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एंड इट्स प्रिवेंशन, एंड इट्स प्रिवेंशन, मनी लॉन्ड्रिंग और उसकी रोकथाम। इसके अलावा हम देखेंगे क्या? यहां पर देखेंगे संगठित अपराध का आतंकवाद के साथ संबंध, रिलेशन या लिंक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, संगठित अपराध का आतंकवाद के साथ रिलेशन, टेररिज्म, ठीक है, लिंक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद के साथ इसका। और इसके अलावा आपको सांप्रदायिक हिंसा, मतलब कम्युनल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने रोल ऑफ, जिसमें हमने क्या देखा?
जिसमें हमने ये सारी चीजें देखी कि भाई चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी अराइजेस बाय द स्टेट। तो ये है आपका पहला टॉपिक। ठीक है, ये है आपके सिलेबस का पहला हिस्सा, जिसमें अलग अलग जगहों से उठा करके मैंने आपको ये सारी चीजों को, ये सारे टॉपिक्स मैंने एक जगह पर बोल दिया कि ये हो गया एक टॉपिक। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इतना जब आप पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद अब साइबर, अब यही चीज साइबर ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, यही सारी चीजें, है ना। व्हाट्सएप पे ऑर्डर जा रहे हैं, इतने बंडल नोट्स, नोट के भेज दो, नकली नोट भेज दो। ठीक है, तो ये चीजें, तो सबसे पहले भाई साइबर सिक्योरिटी में क्या है? ये साइबर सिक्योरिटी वॉट, वॉट का आंसर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि सर वॉट, वॉट का आंसर मिलना चाहिए। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस, साइबर सिक्योरिटी, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके थ्रेट क्या है, इसके थ्रेट क्या है? थ्रेट आपको यहां पर देखने होंगे। ठीक है, इसके अलावा साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, साइबर अपराध क्या होता है, साइबर अपराध क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, रीजंस, इसके कारण क्या होते हैं, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होंगे, इफेक्ट। इसके अलावा चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, टॉपिक सब, टॉपिक सब मैं बता दे रहा हूं आपको। इसके अलावा यहां पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इतनी चीजें आपको टॉपिक नंबर 2 में आपके पढ़नी होंगी। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक होगा जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और तीसरा टॉपिक आपका क्या होगा? बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट है जो, उसमें अगर देखें तो उसमें आप, अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर मैनेजमेंट में मेन चीज आपको क्या है कि यहां पर चुनौतियां देखनी है। इसमें आपको दो पार्ट है इसके, एक तो इसमें आपको चैलेंजेस देखने हैं कि इसकी चुनौतियां क्या क्या है, और इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट। बॉर्डर में हमारी चुनौतियां क्या क्या हैं और इसके मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बॉर्डर वर्ड बोला, तो बॉर्डर के साथ आपको क्या लिंक कर गया, क्या लिंक किया बॉर्डर के साथ आपको? सनी देओल, बॉर्डर के साथ क्या लिंक किया आपको? बॉर्डर के साथ सर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो बॉर्डर में हमें इंडिया पाकिस्तान के बारे में देखना होगा। और किसके साथ देखेंगे? इंडिया पाकिस्तान के साथ देखेंगे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान में क्या क्या इश्यूज है सर? इंडिया पाकिस्तान में क्या क्या इश्यूज है? इंडिया पाकिस्तान के साथ कौन कौन से इश्यूज हैं? एक तो है सरक्रीक का इश्यू, सरक्रीक, सरक्रीक का इशू है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में। कहाँ है सरक्रीक? गुजरात वाले बॉर्डर में। ठीक है, तो सरक्रीक का इशू है। इसके अलावा और क्या है? सियाचिन का इशू है। और क्या है? और क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान का इशू है। गिलगिट, गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान का इशू है। ठीक है, तो ये इश्यूज हम देखेंगे किसके साथ? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में। इसके अलावा और क्या है भाई? इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, तो इंडिया चाइना बॉर्डर में कौन सा इशू है? इंडिया चाइना में अगर कहेंगे तो क्या क्या इशू है? मेनली यहाँ पर दो है, एक अक्साई चिन का,
एक अक्साई चिन का इशू, और दूसरा दूसरा अरुणाचल प्रदेश का इशू। अरुणाचल प्रदेश का इशू, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का इशू। इसके अलावा तीसरा बांग्लादेश का इशू, बांग्लादेश, बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, है ना। तो भाई बॉर्डर आप देखो ना, बॉर्डर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, बॉर्डर देख लेने हैं, इंडिया किस किस के साथ शेयर कर रहा है। तो हमें बांग्लादेश को भी यहाँ पर देखना होगा, और बांग्लादेश में मेनली अगर इशू की बात करेंगे तो सर हमारा सिर्फ एक ही है, तीस्ता नदी वाला विवाद। इनके साथ कोई बॉर्डर का संबंध वैसा वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी मोड़ी है जो मैं बता दूंगा आपको। बाकी तीस्ता मेन है, तीस्ता रिवर वाटर इश्यूज, तीस्ता रिवर वाटर, तीस्ता रिवर वाटर को लेकर के, ठीक है, तीस्ता रिवर वाटर को लेकर के है। इसके अलावा और कौन सा है भाई, और कौन सा है, कोई है और देश जिसके साथ हम शेयर करते हैं? इंडिया और कौन सा है बांग्लादेश के अलावा? इतने बता दिए मैंने, और बता दो एक आध। म्यांमार, इंडिया म्यांमार, इंडिया म्यांमार में देखेंगे तो क्या इश्यूज है, इंडिया म्यांमार में क्या क्या इश्यूज है? इंडिया म्यांमार में सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आर्म्स ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम, आर्म्स ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम, और दूसरी ड्रग्स ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम, है ना। ये बांग्लादेश में भी है इशू एक, ये वाले इश्यूज हैं जो ये बांग्लादेश की साइड से भी हैं, लेकिन मेनली यहाँ से आर्म्स और ड्रग्स का इशू यहाँ के साथ लिंक है, इसलिए इसको इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक इशू है, यहीं पे लिख लो चाहो तो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, मानव तस्करी। हाँ वहाँ पे भी है, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का उतना बड़ा इशू नहीं है, मेन वहाँ पे ड्रग्स का इशू है, बताऊंगा क्यों है। इसके अलावा और कौन सा है, इंडिया और नेपाल भूटान ये भी तो है। तो नेपाल, नेपाल के साथ क्या क्या इशू है, नेपाल के साथ क्या क्या इशू है, मेनली यहाँ पर दो इशू है, एक काला पानी का विवाद चल रहा है हमारा, और दूसरा फ्री मूवमेंट का, कोई भी वहीं से भी आ सकता है, हमारा एग्रीमेंट हो रखा है फ्री मूवमेंट, तो ये अभी समस्या है, फ्री मूवमेंट। किसी को भी इंडिया में, सबने मेरे ख्याल से धुरंधर तो देख ही ली होगी, है ना। तो उसमें वो जब नकली नोट की प्लेट उसको मिल जाती है, तो फाइनली क्या बोलते हैं, पहुंचाते कैसे हैं उसको, पूछता है रणवीर सिंह, तो बोलता है ना बहुत आसान है, यहाँ से हमें अफगानिस्तान भेजना है, अफगानिस्तान के रास्ते फिर वो नेपाल जाता है, और नेपाल से फिर हम यूपी बॉर्डर में एंट्री करा देते हैं, और वहाँ पर ये वो जो बूचर खाने हैं वहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ पर नोटों से डील होता है, मतलब कैश में डील होता है, तो वो सारा हमारा उसी में मिक्स कर देते हैं, ये वाली फेक करेंसी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये नेपाल के रास्ते ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे हमने डील साइन कर रखी है फ्री मूवमेंट की, ठीक है। और क्या बचा, भूटान बचा, भूटान के साथ है कोई लिंक प्रॉब्लम, इंडिया भूटान, भूटान के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? भूटान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूटान बढ़िया है, भूटान के साथ एक डोकलाम वाला इशू हुआ है, वही है और कुछ नहीं, वो भी भूटान से नहीं है, वो बेसिकली चाइना से है, लेकिन क्योंकि भूटान, डोकलाम कहाँ है, डोकलाम किस देश में है, भूटान में है, इसलिए हम उसको भूटान में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ये इशू तो चाइना वाला है, ठीक है। लेकिन डोकलाम इंडिया में नहीं है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि वो इंडिया में है या नहीं है ना, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं है। म्यांमार में, यस, रोहिंग्या इशू, यस, वेरी गुड, कहाँ है म्यांमार, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग लिख दिया वैसे, तो ये रोहिंग्या के साथ जुड़ जाएगा, लिख लो रोहिंग्या, रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो इशू है वो, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन, यस, इलीगल माइग्रेशन, डिटेल में पढ़ेंगे बेटा ये सब, इलीगल माइग्रेशन, ठीक है। भूटान वाला हो गया, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें हो गई। इसके अलावा कोस्टल, कोस्टल सिक्योरिटी भी है, ठीक है, कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अलावा तो ये तो आपने देख लिए, ये अलावा देख लिया आपने, और कोस्टल सिक्योरिटी,
कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर के भी है, जिसमें कि क्योंकि आपको पता है कि सर हम श्रीलंका के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, श्रीलंका पानी वाला बॉर्डर। ठीक है, तो वहां पर हमारे मेनली अगर देखा जाए तो मछुआरों का इशू है, फिशरमैन प्रॉब्लम, फिशरमैन का इशू। ठीक है, और इसके अलावा कचातीवू आइलैंड का इशू है, कच्छातीवू। ठीक है, कच्छातीवू आइलैंड, एक फिशरमैन की प्रॉब्लम, एक कचातीवू आइलैंड की प्रॉब्लम है। ठीक है, कचातीवू आइलैंड की प्रॉब्लम यहाँ पर है, और इसके अलावा एक और सिक्योरिटी बचती है, एयर सिक्योरिटी। एयर सिक्योरिटी, ठीक है, तो हवा से भी तो हो, हमें अपने देश, मतलब अंदर की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हवा में भी तो अंदर आ सकता है ना कोई जहाज, तो वो भी तो हमारी सुरक्षा हो गई। पानी में भी अंदर आ सकता है, तो पानी की भी सुरक्षा हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, और पानी की और हवा की क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कुछ एक रीजन है जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन हमारा टेरिटोरियल एरिया है और कौन सा रीजन हमारा ईईजेड वाला एरिया है, तो ये सब बात करेंगे। ठीक है, समझ पाए इतनी सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हैं जो कि बॉर्डर मैनेजमेंट में देखनी है। इसके अलावा जो आपका एक और टॉपिक है, एक और जो टॉपिक है वो कौन सा है, एक और जो टॉपिक है वो कौन सा है बेटा, वो है आपका जितने भी ये सुरक्षा बल हैं, हाँ जितने भी ये सुरक्षा बल हैं और जितनी भी एजेंसियां हैं वो और उनके मैंडेट है ना, तो सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट्स। ठीक है, समझिए इस बात को, यही इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसको आप ये कह सकते हो सर प्री में भी तो आ सकता है ना, तो अगर प्री का कुछ कहा जाए तो यही एक है, लेकिन अगर वो प्री में आता है इसमें से कुछ तो वो करंट में है, इसकी वजह से तो वो यहाँ का नहीं माना जाता, वो करंट का मान लिया जाता है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एक आध क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब ये हमें पढ़ना ही नहीं है, एक तरीके से ये है मामला। इसमें क्या है वो मैं तो पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा सारे, उसमें कुछ नहीं, सारी वो चीजें लिखी हुई हैं जैसे कि जो भी रॉ है, कब बना, कब नहीं बना, तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे पता है कितनी एजेंसीज है, 250-300 एजेंसीज है, कितनी याद कर लेंगे हम। ठीक है, तो वो याद ही नहीं करना ना, उन्होंने क्वेश्चन कभी पूछा है, क्योंकि ये मेंस में आता है, तो मेंस में ये इस वाले पोर्शन से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अगर प्री में यहां से क्वेश्चन आता भी है तो इस वजह से नहीं आएगा कि ये इसका आपका सिलेबस का पार्ट है, वो इसलिए आएगा क्योंकि वो करंट में कुछ ऐसा घटना हो गई होगी, तो ठीक है, तो वो करंट का माना जाता है। ठीक है, तो ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो मुझे लगता है कि मेंस में पूछी जा सकती हैं इस टॉपिक से। एक तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस चीज का स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी फोर्सेस का हमारे स्ट्रक्चर, है ना, आपको पता होना चाहिए ना कि सर निर्णय कौन ले रहा है। जब भी अंदर आता है तो अजीत डोभाल निर्णय लेता है क्या, जब भी अंदर कुछ आता है तो प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं क्या, आपको पता होना चाहिए कि कौन बैठता है, कौन, ये कोई एक आदमी निर्णय नहीं लेता, बहुत सब हेड मिलके लेते हैं बहुत सारे, तो वो कौन कौन से हेड है, क्या है उसका स्ट्रक्चर, पीएमओ का स्ट्रक्चर क्या है, पीएमओ को कौन है जो सलाह देता है, सलाहकार, आपने नाम सुना होगा ना, सलाहकार पीएम के फलाने सलाहकार ने ये बताया, तो कौन होते हैं वो सलाहकार, तो इस स्ट्रक्चर पे हम ये सारी बातें करेंगे। इसके अलावा हमें थोड़ा सा आर्मी के बारे में देखना होगा, इंडियन आर्मी, क्योंकि आर्मी में कुछ पोस्ट है जो जिसकी वजह से, जैसे कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ठीक है, ये आपको यहां पर देखना होगा। इसके अलावा यहां पर एक नई पोस्ट अभी बनी है, आपको पता होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक पोस्ट है जो वो नई बनी है, तो उससे भी क्वेश्चन है जो वो पूछा जा सकता है। और इसके अलावा हम यहाँ पर महिलाओं का रोल है जो डिफेंस में, वो भी देखेंगे, रोल ऑफ विमेन, रोल ऑफ विमेन इन डिफेंस, ये देखेंगे। ठीक है, कि महिलाओं का क्या रोल है डिफेंस में। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो बाकी सीएपीएफ में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो सीएपीएफ के जो इश्यूज हैं वो भी देखेंगे, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इश्यूज,
इश्यूज, इश्यूज रिलेटेड टू सीएपीएफ, है ना, इश्यूज रिलेटेड टू सीएपीएफ, ये भी हमें यहाँ पर देखने होंगे। ठीक है, कि भाई इसमें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो जो लिए गए हैं वो सारी चीजें भी हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा जितनी भी एजेंसीज हैं, एजेंसीज जैसे आपकी रॉ हो गई, जैसे आपकी आईबी हो गई, है ना, जैसे आपकी रॉ हो गई, आईबी हो गई, एनआईए हो गई, एनआईए हो गई, सीबीआई हो गई, एन एनसीआरबी हो गई, एनसीआरबी, ठीक है, एनसीआरबी हो गई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, जेल हो गया, एक्सेट्रा, जेल सुधार, जेल भी हमें देखना होगा क्योंकि जेल सुधार भी तो एक बड़ा मुद्दा है। लोग इतने ठूस दिए हैं जितनी वहाँ कैपेसिटी नहीं है ना, तो ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे तो क्वेश्चन आया भी है पास्ट में, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस। ठीक है, ठीक, ये क्यों बता दिया है, ताकि चेक करते रहो। ठीक है, तो ये सिलेबस है जो आपको पूरा पता होना चाहिए कि सर इंटरनल सिक्योरिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, इतनी ही चीजें पढ़ेंगे बस हम। ये मैंने बहुत खोल खोल के बता दिया है आपको पूरा, है ना, बिल्कुल खोल खोल के बता दिया है। मेन हेडिंग हेडिंग लिखा के भी इसको खत्म कर सकता था, लेकिन इसलिए इसको डिटेल में बता दिया है ताकि आपको पहले तो ये परेशानी खत्म हो जाए कि बहुत बड़ा है, छोटा है, छोटा सा है, क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में खोल दिया है। इसके बाहर हम जाना ही नहीं है, इतना ही पढ़ लेंगे उससे काम आपका हो जाएगा, अगर आप करंट अफेयर्स को टैकल कर रहे हैं साथ साथ तो, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट करंट के साथ लिंक्ड है। पूरा, मैं कोई भी बात जो आपसे करूंगा उसमें बार बार इस तरीके की चीजों का जिक्र आएगा जो अभी हालिया में हाल में हुई होंगी। ठीक है, तो तारीख है आज 27 फरवरी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, है ना। हम्म, किसी को कोई डाउट अभी तक? ठीक है, तो फिर आज क्लास को एंड करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।